पाकिस्तान की कुंडली भी अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 2026 में, षष्ठेश का फोर्थ में जब कनेक्शन बनेगा तो भूमि खंड खंड हो जाएगी। बहुत बड़ा युद्ध होगा यहाँ पर, लेकिन वन साइड फाइट होगी। पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान को कि उनके साथ हुआ क्या। देखिए, मान लीजिए आप किसी को बता देते हैं कि वो 5 वर्ष जिएगा, रौनक अगर आप बता देते हैं तो वो 5 दिन भी नहीं जी पाएगा। तो आप ये कह रहे हैं डेथ प्रिडिक्ट की जा सकती है? रौनक, आप खुद सोचिए, 800 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में, जिसमें कि 65 करोड़ लोगों की एक राशि, तो क्या 65 करोड़ लोगों का भाग्य एक जैसा हो सकता है? आज का हर व्यक्ति गूगल पढ़कर ज्योतिषी बन चुका है। गूगल पढ़ के लोग डॉक्टर भी बन चुके हैं। जब आपको सब पता था तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि कोविड आने वाला है? स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, मैंने ये 2 सितंबर 2024 को प्रेडिक्ट कर दिया था। मेरा खुद पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है स्टॉक मार्केट का। कितना है? ठीक है, इट्स ओके। कैमरा बंद करो। मतलब मेरी ये कैलकुलेशन है कि 2026 मार्च तक गोल्ड 1,60,000 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। उफ। ज्योतिषी गलत हो सकता है, प्रशांत कपूर गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। नमस्ते, द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और लगातार लोगों को एडुकेट और अवेयर कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और उसके पीछे की साइंस के बारे में। इन्हें आप वर्ल्ड के फर्स्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजर भी बोल सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी से हेल्थ को कैसे बेटर रखें, एस्ट्रोलॉजी एज साइंस क्या शेयर मार्केट को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा, भारत देश और पूरी दुनिया को एस्ट्रोलॉजी की नजर से अगर देखें तो क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस हैं, इन सब के बारे में और भी कई चीजों के बारे में इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई हैं। आप इसे देखिए और इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए। एंड प्लीज वेलकम प्रशांत कपूर जी। नमस्ते सर, जय हिंद। जय हिंद एंड वंदे मातरम। सर, एक तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि ये कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलता, जय हिंद से शुरू नहीं करते। चलिए, उनका संबोधन का अपना तरीका होगा, बट दिस इज रियली इंप्रेसिव एंड अच्छा लगता है। एक्चुअली रौनक, बचपन से ही आदत है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आल्सो, तो लोग नमस्ते कहते थे, मैं वंदे मातरम कहता था। तो ये बहुत पुरानी आदत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वंदे मातरम बोलने से ना वो देश के रूट्स के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं आप। एब्सोल्युटली, यस। सो थैंक यू वेरी मच टीआरपी पे आने के लिए। आपका शुक्रिया, स्वागत है आपका। बहुत सारे सवाल हैं। शुरू करना चाहूँगा मैं उस एक डाउट से जो सोशल मीडिया पर अक्सर अब लोगों को और ज़्यादा होता है कि कौन सही कह रहा है। दैट्स अ बिगर क्वेश्चन नाउअडेज। यस। कंटेंट बहुत ज़्यादा है एंड सोशल मीडिया एक्चुअली सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड आई अंडरस्टैंड आप क्या मीनिंग करना चाहते हैं, बिकॉज छोटे छोटे कई आजकल रील्स, बिकॉज जिसके मन में जो भी आता है, कोई ना कोई रील्स जस्ट फॉर द मेकिंग इट वायरल करने के लिए कुछ ना कुछ लोग बनाना शुरू कर दिया है बहुत सारे लोगों ने। बात आपकी अंडरस्टैंड मैं कर रहा हूँ, बिकॉज ज्ञान की कमी है। जस्ट पॉपुलर होने के लिए लोग कुछ भी कहना शुरू कर चुके हैं आज के समय में। तो क्या कुंडली इंसान की जिंदगी में ज़रूरी होती है? क्या होनी चाहिए? क्या उसको पढ़ना चाहिए? क्योंकि कई लोग हैं जो इसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। रौनक, रिजेक्ट वो करते हैं जो कहीं ना कहीं पेन में है, परेशानी में जा चुके हैं। ठीक है। बिकॉज जो पढ़ा लिखा वर्ग है और जिसे मालूम है कि ज्योतिष एक साइंस है, वो तो फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा वर्ग भी है जो फॉलो करना चाहता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ही ख़राब रहे हैं। तो दैट्स वाई दे आर रिजेक्टिंग दिस साइंस। क्योंकि अगर आप बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे सोशल मीडिया में, अगर आप आए दिनों में देखेंगे तो बहुत सारे आपको वीडियोस दिखाई देंगे, अक्सर बहुत सारे ज्योतिषियों के, जिसमें 12 राशियों के बारे में व्याख्यान किया जाएगा कि अभी शनि मीन राशि में आए हैं तो 12 राशियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। रौनक, आप खुद सोचिए, 800 करोड़ की आबादी पूरी दुनिया में, जिसमें कि 65 करोड़ लोगों की एक राशि, जिनमें से आपकी और मेरी भी एक राशि होगी। ठीक है। तो क्या 65 करोड़ लोगों का भाग्य एक जैसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो दिस इज जस्ट ए कंटेंट। और रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष इज ए साइंस जिसमें कि 112 सेकंड 112 सेकंड के अंदर चार्ट बदल जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर हमारा दिल्ली और मुंबई में सेम टाइम पर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है सेम सेकंड पर, तो उनका भविष्य अलग होगा, बिकॉज 10 मिनट का देशांतर संस्कार होता है वहाँ पर। ओके। बिकॉज जब आप 1948 से पहले की बात करें तो हमारे भारत में भी कलकत्ता में टाइमिंग अलग होता था, दिल्ली में समय अलग होता था, एंड बाद में इसको न्यूट्रलाइज किया गया था, एक सेंट्रलाइज घड़ी बनाई गई थी। मे भी शायद व्यूअर्स जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें इस चीज़ का मालूम होगा। तो ज्योतिष में देखिए, जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है नेटिव का, तो जब एक मैप रेडी होता है स्पेस में कि किस समय किस जातक का जन्म हुआ है, अकॉर्डिंगली उस जातक के ऊपर प्लैनेटरी प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। और जैसे कई लोग कहते हैं कि लमसम टाइमिंग ले ली जाए, तो लमसम टाइमिंग से ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके, और एग्जैक्ट होना चाहिए। ये एग्जैक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, और अगर एग्जैक्ट टाइमिंग है तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर है जिसने पढ़ाई की है, और पढ़ाई में भी देखिए बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने साइंस, जिनकी अपनी एक स्टडी रही है, रिसर्च रही है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा रावण शास्त्र को फॉलो करता हूँ, रावण Okay. को फॉलो करता हूँ बेसिकली। ओके, क्योंकि रावण के 5 खंडों के ऊपर आज भी कभी बात नहीं होती है। ठीक है। इतने बड़े ज्ञानी थे और ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान थे। तो अगर कोई रावण शास्त्र को कोई पढ़ता है और समझ लेता है और डिकोड कर लेता है, इट्स वेरी इजी। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम, एक्यूरेट बर्थ टाइम है, तो आप हर चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी जातक के बारे में। तो आप, सॉरी, मैं क्योंकि रावण पे आ गया टॉपिक, तो मैं पूछना चाहूंगा कि रावण में प्रॉब्लम हो सकती है, रावण शास्त्र में नहीं, आप ये कह रहे हैं? रावण में तो देखिए समस्या थी ही, ठीक है। अहंकार था, और जिस तरह से उन्होंने सीता माँ का अपहरण किया था, सजा भी मिली। लेकिन आज भी गॉड शिवा के सबसे बड़े भक्तों में नाम रावण शिरोमणि कहा जाता है उन्हें। आप सोचिए ना कि रावण के बारे में जब बात होती है तो गॉड शिवा ने खुद कहा था कि ना तो ऐसा कभी भक्त मेरा कभी पहले था, ना ही कभी ऐसा भक्त बाद में होगा, जब रावण मृत्युशैया पर थे। लेकिन अगर सीता के एपिसोड को अगर हम अलग कर देते हैं, तो रावण ने जो शोध किए थे, आज भी आयुर्वेदिक शास्त्र में जब अर्क शास्त्र की भी बात होती है, जिसमें बिना चीर फाड़ के भी रोगों को फिक्स किया जा सकता था, ठीक है। किया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर जैसे रोग, आपके पैरालिटिक डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो सबसे ज़्यादा फैल चुकी है, जिसमें कि लीवर सिरोसिस, जिसमें कि हमने भी शोध किया है और हम पार पा चुके हैं। हमारे पास आज भी लीवर सिरोसिस के लोग आते हैं पीड़ित, और रौनक, जिन लोगों का ट्रांसप्लांट करने के लिए भी डॉक्टर्स मना कर देते हैं, उनका इलाज हमारे पास आज उपलब्ध है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रावण शास्त्र ने जितने भी रोग दिए हैं हमने उन सब पर पार पा लिया है, लेकिन कुछ एक रोगों पर हम पार पा चुके हैं। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, कितना रिसर्च करते हैं, कितना डीप डाइव करना चाहते हैं। तो ये है रावण शास्त्र जी। तो और इसकी एक्सेप्टेंस और इसकी इसकी जो वास्टनेस है या इसका जो नॉलेज है, ये वेल एक्सेप्टेड है हमारी सोसाइटी में? रावण शास्त्र को कोई समझना ही नहीं चाहता बेसिकली। कारण ये भी है रौनक, बिकॉज रावण ने कोई कंटेंट जो दिया है, बेसिकली कंटेंट में कोई एल्गोरिदम नहीं दिया उन्होंने। ठीक है। उन्होंने एक मैक्रो लेवल का एल्गोरिदम दिया, माइक्रो लेवल का एल्गोरिदम कभी दिया ही नहीं, बिकॉज वो इतने बड़े ज्ञानी थे। उनका एक पैरामीटर था कि मैं एक मैक्रो लेवल का एक कंटेंट दूंगा, आप उसे खुद डिकोड करो। डिकोड में इन द सेंस देश काल पात्र के अनुसार, ठीक है। कि कलयुग में अभी कौन सा ईयर चल रहा है। 2025 में जैसे विक्रमी संवत, अगर हम 2080 की बात, 82 की बात करेंगे, इस वर्ष राजा सूर्य है, मंत्री सूर्य है, तो इस वर्ष कैसा प्रभाव पड़ना चाहिए रावण के एल्गोरिदम के ऊपर। ठीक तो है। रावण ने एक क्रिटिकल एक थ्योरी दी है, ठीक है। अगर कोई उसे डिकोड कर लेता है तो सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं लाइफ में। परफेक्ट है। और क्योंकि आपने सेहत की बात की, हेल्थ की बात की और जी हाँ। बीमारियों की बात की, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर भी हैं आप। यस। तो ये क्या टर्म होता है और इसको कैसे समझाएंगे? देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे रोग जो मेडिकल साइंस से ठीक नहीं हो सकते, ओके। उन्हें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से ठीक किया जा सकता है, उन्हें फोरकास्ट भी किया जा सकता है। ओके। आप 20, 25, 50 वर्ष पहले भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि किस जातक को किस वर्ष में, किस माह में किस तरह की डिसऑर्डर आएगी उसके शरीर में। और आप देखिए रौनक, अगर फोरकास्टिंग हो सकती है तो उसका इलाज भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% इलाज हो सकता है, लेकिन उस रोग को एडवांस में अगर फोरकास्टिंग होती है तो 99% उसे फिक्स किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन 1% वो टच करके जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आज मैंने किसी को फोरकास्ट कर दिया, ऐसे बहुत सारे मेरे किस्से हैं। जैसे मैंने किसी को बता दिया था 2006 में ही कि किसी को 2022 में ब्रेन ट्यूमर होगा, वो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो अब देखिए 2 केस हैं। एक व्यक्ति जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, उसे मैंने कहा था कि ब्रेन ट्यूमर की शिकायत आएगी, तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं आया, लेकिन 10 या 15 दिनों के लिए उसी समय में, जो समय प्रेडिक्ट किया गया था, उसमें माइग्रेन की शिकायत आई। ठीक है। तो आप सोचिए ना कहीं ब्रेन ट्यूमर से बच गए आप। लेकिन एक ऐसा जातक जिसने मुझसे प्रेडिक्शन ली थी 2006-7 में, वो भूल गए मुझे, उपाय भी नहीं किए, उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। एग्जैक्टली 2022 को ब्रेन ट्यूमर भी हुआ, ऑपरेट भी हुए।
ओके। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो बच भी गए और नहीं भी बचे। डिपेंड कि अष्टमेश क्या कहता है, आयु कितनी है जातक की, ओके। उसके ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए, फोरकास्ट करने से नहीं चलता है हमेशा, डिपेंड करता है कि जातक की आयु कितनी है और अष्टम घर से जातक की आयु का निर्णय किया जा सकता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब भी कोई जातक हमसे पूछता भी है तो हम आंसर भी देते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली। और कुछ लोग समझदार होते हैं, समझ भी जाते हैं कि हम क्या कह गए। रौनक, आप ऐसे किसी को कह नहीं सकते ना कि आपकी आयु 82 वर्ष बनती है या 90 वर्ष या 92 वर्ष। देयर आर वेज टू कन्वे द मैसेज। ऑल्सो इसमें एक कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि ये आप जो जो यूनिवर्स का लॉजिक है या जिस तरीके से यूनिवर्स चलता है, जी। इसको ब्रेक करना भी हो गया कि अगर आप सब कुछ बता देते हो तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपको लगता है कि अगर इफ़ यू कैन सी एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन तो क्या आप उसको सब बता देते हैं या नहीं बताते या नहीं बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। ठीक है। अगर आपको मालूम है कि किसी को कोई बहुत बड़ी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आने वाली है, मान लीजिए किसी की मृत्यु होने वाली है 4 या 5 वर्षों में, नहीं बताना चाहिए। रीज़न? देखिए, मान लीजिए आप किसी को ये बता देते हैं कि वो 5 वर्ष जिएगा। रौनक, अगर आप बता देते हैं तो वो 5 दिन भी नहीं जी पाएगा वो। हुँ। जैसे कई लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं और जब मुझे कभी मालूम चल जाता है कि ये व्यक्ति अभी 6 माह या 2 वर्ष की आयु ही है, तो मैं मेल में कुछ इस तरह से डाटा लिख देता हूँ, डिप्लोमेटिक वे में, तो उसकी मृत्यु भी लिख दी जाती है। तो कई बार, क्योंकि फैमिली वाले कई बार हमें कॉल भी करते हैं कि आपने बताया नहीं था, तो हम उन्हें उसका हवाला देते हैं कि जाइए मेल चेक कीजिए, उस लाइन को अच्छे से पढ़िए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं डेथ प्रिडिक्ट की जा सकती है जी हाँ, प्रेडिक्ट की जा सकती है। और ये एक कॉमन नॉलेज है, ये की जा सकती है, ज़्यादातर लोग करते हैं, सही कर पाते हैं या प्लस और माइनस कितना परसेंट एक्यूरेसी होती है सर? रौनक, अभी मैंने सिर्फ 3 लोगों की डेट ऑफ डेथ प्रेडिक्ट की है और हमारा चैनल एस्ट्रो कपूर, उसमें उसमें केस स्टडी भी दी हुई है, जिसमें एक केस स्टडी मुझे, जैसे आपने बात पूछी तो मुझे याद है, 11 फ़ैब 2020। ओके। ये ऐसा दिन था जिसमें शाम को 5:35 पर एक महिला जो कि अ, मतलब अपने प्राण खो देती हैं, और उन्हें हमने 3 वर्ष पहले ही ये डेट प्रेडिक्ट कर दी थी। ओह! और उसका मैंने प्रॉपर एक केस स्टडी दिया है ज्योतिष के स्टूडेंट्स के लिए कि किस तरह से प्रेडिक्ट किया था हमने। बल्कि मैंने तो डेट दी थी, लेकिन मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, जिनसे मैंने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड मेदिनी ज्योतिष सीखा है, उन्होंने टाइम भी दे दिया था कि शाम को 5 से 6 बजे की जब शनि की होर आएगी, उस समय वो अपने प्राणों को त्याग देंगी, बिकॉज शी वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल लेडी। एंड कुछ लोग होते हैं ना, दे आर वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइन, और हुँ। वो उन्हें आप बता भी देंगे कि ये समय होगा तो दे आर रेडी फॉर दैट। तो ये एक केस मैंने लाइव वीडियो दिया हुआ है, कई स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, कईयों ने सीखा भी है उस वीडियो से कि प्रेडिक्ट कैसे करना है एज के बारे में। और ऐसे 2 केस मेरे पास और भी हैं, तो 3 केसेस में मैंने काम किया है, जिसमें यू विल नॉट बिलीव इट टुक मोर देन 40 आवर्स। मतलब मेरे 40 घंटे और मेरे गुरुजी के भी कम से कम 12 से 15 घंटे, 55 घंटों का काम। लेकिन अभी इस तरह की प्रेडिक्शंस हम नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, लमसम हम ये बता देते हैं कि ये 2 वर्ष या 1 वर्ष का जो समय है, ये क्रिटिकल रहेगा। यू नो, व्हेन वी हैव अ टर्म्स इन एस्ट्रोलॉजी, क्रिटिकल मार्केश। हुँ, हुँ। एक इंग्लिश में जोड़ देते हैं हम, मार्केश इज़ अ हिंदी वर्ड। तो इस तरह से जब मेल में हम लिख देते हैं कि क्रिटिकल मार्केश और किस समय होगा, तो मतलब दैट्स अ डेथ पॉइंट। हुँ। बस, और हम जातक को वर्बली कुछ नहीं कहते। ठीक है। फिर कई लोग कहते हैं कि ये आपने क्या लिखा है, हम कहते हैं कि नहीं, दीज आर रेमेडीज, जस्ट यू डोंट नीड टू वरी। सो आप अपना उपाय करते जाइए, यू विल बी फाइन। और क्या कहोगे आप किसी को कि भाई ये तो आपकी मृत्यु के बारे में हमने वर्णन किया है? नहीं कह सकते आप किसी को। एक चीज़ जिस पे एस्ट्रोलॉजर्स को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि भई जब आपको सब पता था तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि कोविड आने वाला है? मुझे आज भी याद है, रही बात कोविड की, सन 2019 की बात है, फ़ैब 2019। मेरी दादी जी कौशल्या कपूर, बिकॉज़ शी वाज़ आल्सो अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज़ मेरा जो जन्म है एक एस्ट्रोलॉजर एंड आयुर्वेदिक फैमिली से हुआ है, संबंध रखता हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी किताबें हैं हमारे पास जो कि श्री कृष्ण जी के गुरु द्वारा भी लिखी गई हैं। तो उन्होंने ये बात मुझे कही थी कि नवंबर 2019 में मैक्सिमम प्लैनेट केतु के नक्षत्र में चले जाएँगे, तो पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी बीमारी से गुजरेगी। लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसे कोई प्रेडिक्शन नहीं दी थी, बिकॉज़ रौनक, उस समय मैं यूट्यूब में कभी था ही नहीं। यूट्यूब में ठीक है। स्टार्ट किया मैंने 2020 में, कोविड के बाद।
आपको याद होगा दिल्ली में एक भूकंप आया था 12 अप्रैल 2020 को। जब दुनिया पैंडेमिक की बात कर रही थी तो मैंने अचानक ही भूकंप की बात की थी। वो भी मेरे पास कोई ऐसा नहीं था कि यूट्यूब में कोई सब्सक्राइबर थे, मात्र 200-300 सब्सक्राइबर थे, वो भी 6-7 वर्षों में कि सो एक आपने दो ये भूकंप प्रिडिक्ट किया था, आप कह रहे हैं? भूकंप प्रेडिक्ट किया था। फिर उसके बाद मैं प्रेडिक्ट करता चला गया, और अगर आप मेरी भूकंप की जितनी भी प्रेडिक्शंस देखें, एक्यूरेट हैं, डे वाइज, एरिया वाइज, लैटिट्यूड वाइज। लेकिन जो सेकंड वेव आई थी कोविड की 15 नवंबर 2020 को, जब खप्पर योग आया था यूके में, वो मैंने प्रेडिक्ट की थी यूके के लिए। और जब अंगारक योग बना था भारत में 2021 में 12 फरवरी 2021 को, तो वो सेकंड वेव मैंने फिर प्रेडिक्ट की थी भारत के लिए। तो उसके बाद जितनी भी बीमारियां आई, चाहे वो पशुओं की हो, चाहे अभी आपने देखा होगा यूएसए में अभी कितनी आगजनी की घटनाएं हुई, कैलिफोर्निया में, ये सब प्रेडिक्शन मैं दे चुका हूँ। इनफैक्ट जितने भी अभी टिहरी में बांध टूटा था, आपको याद होगा 8 फेब 2021 को, ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद क्योंकि मैं कभी यूट्यूब में नहीं था, प्रेडिक्शन पहले भी देता था, लेकिन ये था कि अपने लिए थी कि कैलकुलेशन की, मंडेन में समझा, और जब इवेंट होते थे तो हम देख लेते थे कि जी हाँ मैच हो गए। लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा? आप चाहे पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस की बात कर लें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो हमेशा 100% रही हैं। पॉलिटिकल प्रेडिक्शन में मैं थोड़ी सी मार खा जाता हूँ, 97-98% की एक्यूरेसी है। लेकिन जितनी भी मंडेन की प्रेडिक्शंस होती हैं, एक सेकंड, सॉरी, आपने बोला मार खा जाता हूँ, 97-98% है? नहीं, 97-98% की एक्यूरेसी रही है पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस उसको भी की। आप मार खाना कह रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब या तो कहीं ना कहीं डाटा में गलती है, या तो कहीं ना कहीं तो हम में आपका गलती। बेंचमार्क क्या 100% होना चाहिए? देखिए, जब आप साइंस मानते हो किसी चीज़ को, दैट शुड बी 100%। फेयर इनफ, तो ठीक मैं है। ये नहीं कहूँगा कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिषी गलत हो सकता है, प्रशांत कपूर गलत हो सकता है, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता। मेरी स्टडी में गलती हो सकती है, रिसर्च में कहीं न कहीं हो सकता है कि मैं एक 40 पन्नों का एक इक्वेशन तैयार कर रहा हूँ, और हो सकता है 12वें पन्ने में कहीं 2 + 2 5 हो गए, और आप देखिए ना बाद में रिजल्ट्स क्या निकलेगा। तो ऐसे होता है, बिकॉज़ रौनक, हमारा ज्योतिष भी तो ऐसे है कि जहाँ पर एक एमएससी मैथमेटिक्स खत्म होता है, वहाँ से हमारा मैथमेटिक्स शुरू होता है। लेकिन ये लोगों को नहीं पता। ज्योतिषियों के बारे में लोग अक्सर ऐसे ही सोचते हैं कि ये संस्कृत हैं, श्लोक हैं और कुछ प्रेडिक्शंस हैं। बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि देयर इज़ अ ह्यूज मैथ इन्वॉल्व्ड। मतलब हमारे मैथमेटिक्स में माइक्रोसेकंड में गणना की जाती है। विपल, पल और विपल के बाद सेकंड्स आते हैं, उन तक गणना की जाती है। लेकिन ध्यान कौन देना चाहता है इन चीज़ों के बारे में? उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि इंटरनेट पे इतनी सारी सामग्री इस वक्त है जी हाँ, कि उसने लोगों को एक डराया है, दूसरा कंफ्यूज किया है। जी हाँ, तो उससे एक सवाल ये भी निकलता है सर कि मुझे कितना जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब आदमी इसमें एंटर करता है तो वो हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कि अ, अगर मैं कपड़ा खरीदूं तो क्या ये रंग का खरीदूं, अगर मैं गाड़ी खरीदूं तो क्या ये नंबर की खरीदूं, अगर मैं शादी करूं तो इस कन्या से करूं या उनके नाम को थोड़ा बदल दूं। सो उसमें क्या है, देयर आर सो मेनी पॉइंट्स कि वो कन्फ्यूजन बढ़ता है, फिर वो डर बढ़ता है, फिर अगर कुछ चीज़ें नहीं हुई तो फिर वो डाउट आ जाता है, फिर वो उसको क्रिटिसाइज करने लगता है, फिर उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है। सो ये एक साइकिल होता है कि वो क्यूरियोसिटी से चालू होता है, फिर डर और कन्फ्यूजन में आके या तो छोड़ देता है या बहुत ज़्यादा डूब जाता है, फिर परेशान हो जाता है। सो वेयर टू स्टॉप, और कितना मुझे जानना है और क्या क्या जानना है, क्योंकि सब तो मैं जान भी नहीं सकता और सब मैं बदल भी नहीं सकता। यस एग्जैक्टली, डेस्टिनी को आप कभी बदल नहीं सकते। रौनक, यही तो समस्या है। ज्योतिष इज़ ए गाइडलाइन, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो डरे हुए रहते हैं, और डर हमेशा जीतता है। तो उनके लिए एक मैसेज भी है मेरा, व्यूअर्स सुन रहे होंगे, कि ज्योतिष को एक गाइडलाइंस की तरह लिया जाए, डरे ना। अगर कोई ज्योतिषी आपको डराता है तो बेटर है कि ऐसे ज्योतिषी को इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर ही नहीं है जो आपको कॉन्फिडेंस दे सके, आपको काउंसल कर सके, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। बिकॉज जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आप समाधान के लिए जाते हैं, आप डरने के लिए नहीं जाते। आप कहीं ना कहीं पहले ही डरे हुए हो, आप परेशानियों से ग्रस्त हो, तो कहीं जाते हो ज्योतिषी के पास तो इसलिए जाते हो कि भाई कोई है जो आपका ख्याल रखेगा, जो आपकी मुश्किलों को समझेगा और आपको कोई ना कोई गाइडलाइन देगा। लेकिन देखिए, कुछ लोगों में भी ये समस्या है कि वो हर एक चीज़ में नीटी-गिटी में जाना चाहते हैं। ठीक है। और रौनक, सबसे बड़ी समस्या, आज का हर व्यक्ति गूगल पढ़कर ज्योतिषी बन चुका है। गूगल पढ़ के लोग डॉक्टर भी बन चुके हैं।
मेरे पास भी अक्सर ऐसे होता है, कई लोग एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण के लिए आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो मुझे बताना शुरू करते हैं कि सर मैंने तो ये देखा था कि इस नक्षत्र में इतनी डिग्री में प्लैनेट हो तो ऐसे होता है, आपने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो उन्हें मुझे बताना पड़ता है कि भाई ये एक रूपरेखा है और इसके बीच में जो हमारे माइक्रो लेवल के एनालिसिस, डिफरेंट वर्गस ऑफ चार्ट, क्या आपने उसमें स्टडी किया है, कहते नहीं किया है। अब सिमिलरली उन व्यूअर्स के लिए मेरा क्वेश्चन है कि जब डॉक्टर कोई आपको मेडिसिन लिखते हैं 6 या 7, क्या डॉक्टर्स को आप पूछते हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक ये वाली क्यों बताई, सही बात है। 500 ml ही क्यों बताई, 250 क्यों नहीं बताई? तो समस्या ये हो गई है कि गूगल में जाकर सभी लोग ज्योतिषी बनना चाहते हैं। आप देखिए, अगर उत्तर भारत की भी बात देखें, जैसे कि दिल्ली की बात करूं, हर तीसरा व्यक्ति ज्योतिषी बन गया है आज के समय में। आप देखिए हर व्यक्ति, अब आज की डेट में तो एआई को भी लोग लाने वाले हैं हम्म। और ला चुके हैं। आप अगर एआई की बात करेंगे, नेट पे जाइएगा, आप एआई से कोई डाटा निकालिए एस्ट्रोलॉजी का, अब बहुत सारा डाटा गलत है। अब लोगों ने तो ये भी मानना शुरू कर दिया है कि एआई एस्ट्रोलॉजर्स को रिप्लेस कर देगा। रौनक, ऐसा कभी भी नहीं हो सकेगा। बिकॉज मैं खुद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ, मैं खुद एआई इंटीग्रेशन करता हूँ, मैं खुद एक एथिकल हैकर हूँ अपनी कंपनी का, मैं खुद मॉड्यूल्स बनाता हूँ, स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ। सो देखिए, एक एक्सपीरियंस है मेरा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। आई एम 45 ईयर ओल्ड। मैंने 20 वर्ष की उम्र में, मैंने 21 वर्ष की उम्र में एमसीए किया था, उसके बाद मैंने जॉब की है। अभी भी मैं ट्रबल शूटर हूँ मेरी कंपनी का। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, एआई कभी भी एस्ट्रोलॉजी को रिप्लेस नहीं कर सकती। आपका एक्सपीरियंस कहाँ से लाओगे आप? बिकॉज सी देखिए, काम करते करते रौनक, लोगों की वाइब्रेशन देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के आप 50 चीज़ें बता देते हो। वो क्या एआई बता पाएगा? आपको कई बार मालूम होता है कि व्यक्ति किस मंशन से आया है। चार्ट में प्लैनेट कहीं और है, कुंडली ही कई बार गलत होती है जातक की। बस हम एक क्वेश्चन पूछते नहीं हैं या बॉडी लैंग्वेज चेक करते नहीं हैं। जैसे ही फेस चेक होता है, कुंडली चेक होती है, कई बार देखते पता चल जाता है कि नहीं, ये कुंडली अलग है, जातक का फेस अलग है। ओके। थोड़ा सा करेक्शन किया जाता है तो पता चलता है कि ये 7 मिनट पीछे जाएगा चार्ट, या 7 मिनट आगे, या 2 मिनट, व्हाटएवर। अब क्या ये एआई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इतनी सारी इंटीग्रेशन आप एआई में नहीं कर सकते आप। सो आपका मेन क्वेश्चन था कि क्या ज्योतिष से डरना चाहिए? जी नहीं, ज्योतिष से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बल्कि हाँ, उन ज्योतिषियों से बिल्कुल डरना चाहिए जो आपको डराते हैं और डराकर आपसे बहुत सारा धन लूट भी लेते हैं। आपको डराने के नाम पे बड़े-बड़े यज्ञ, पूजा-पाठ, जेमस्टोन्स, बिकॉज़ ये दिस इज़ अ मेन, इसी इसी वजह से कहीं न कहीं ज्योतिष बदनाम है। कहीं न कहीं लोगों को डर होता है कि इस एस्ट्रोलॉजर के पास जाएँगे तो पहले तो ये बड़ी-बड़ी पूजाएँ कहीं न कहीं खर्चों में डालेगा, थोड़ा-सा डराएगा। और यही बात तो है रौनक, कि लोगों का कहीं न कहीं विश्वास टूटता जा रहा है। अब देखिए, कोई व्यक्ति एक रील डालता है, बिकॉज़ मैं तो देखिए सोशल मीडिया नहीं देखता हूँ, हम्म। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से मैं बहुत दूर हूँ। मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और टीवी में न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ, बिकॉज़ अब न्यूज़ का तो ऐसा होता है कि आ रहा है कुछ बहुत बड़ा और 1 घंटे की न्यूज़ के बाद कुछ मिलता ही नहीं है। तो बेटर है कि मैं न्यूज़ ही देख लूँ सुबह-सुबह, या कुछ ऑनलाइन न्यूज़ देख लेता हूँ कभी। तो मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि एक डर फैलाया जा रहा है, लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है कहीं न कहीं मीडिया के ऊपर से भी। तो ज्योतिष और मीडिया कहीं न कहीं दीज़ आर इंटरकनेक्टेड, तो ये डर से बाहर आना, मतलब लोगों को खुद समझना होगा कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जनरली जो संपन्न लोग होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जी हाँ। अ, वो एस्ट्रोलॉजी को मानते तो हैं, शायद वो ज़्यादा तरीके से मानते हैं, यस, बिल्कुल, ये पर सच वो बात है। कभी बताते नहीं हैं। जी हाँ। और जो बहुत ही मीडियोकर लोग हैं या जो सोसाइटी में कम सक्सेसफुल हैं उस पैरामीटर के हिसाब से, जिनके पास पैसे नहीं है, लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, वो जब मानने की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कि भैया तुम्हारा तो स्ट्रगल ही खत्म नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो एकदम ही सक्सेसफुल है वो भी मान रहा है, क्योंकि चंद्रयान या मंगलयान से पहले वो खुद भगवान के पास जा रहे हैं, शायद उसकी भी एक दशा और दिशा को उन्होंने देखा होगा कि कैसे उसको छोड़ना है। बिल्कुल। तो ये एक नैरेटिव बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि एस्ट्रोलॉजी को अक्सर स्ट्रगल से और गरीब आदमी से जोड़ के देखा गया है, जबकि जो राजा रहा करता था वो तो एस्ट्रोलॉजी को सबसे पहले मानता था। और आज के टाइम में भी है, जो आज के टाइम में जो राजा हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में राजा हैं, चाहे वो बिजनेस में राजा हैं, चाहे वो पावर में राजा हैं, सो वो अभी भी इसको मानते हैं। आपने कहीं न कहीं बहुत अच्छे से डिकोड किया और ये सच बात है, क्योंकि आज भी हमारे देश के और दुनिया के कुछ ऐसे बिज़नेस टाइकून और बहुत बड़ी बिज़नेस फैमिलीज़ हैं,
जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बट मेरा काम बहुत ही सीक्रेटिव है बिकॉज़ मैं कभी डाटा लीक नहीं करता कभी भी मेरे क्लाइंट्स का, और सबसे ज़्यादा विश्वास वही करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और हर छोटी-छोटी चीज़ को वो फॉलो करते हैं ऑन अ वेरी माइन्यूट लेवल। उनके बारे में तो हर दिन हम प्रेडिक्शन देते हैं। आई हैव अ डेडिकेटेड टीम, तो कुछ ऐसे बिज़नेस टाइकून हैं जिन्हें हर दिन कुछ नया डाटा चाहिए होता है, और ओके। देते भी हैं हम लोग, बिकॉज़ एंड दैट पार्ट कम्स अंडर कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, जिसमें कि कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी का टर्नओवर, कंपनी के कोलैबोरेशंस, कंपनी का मर्जर कोई होना है, या कंपनी के मान लीजिए आपके जैसे कप्स ही हैं ये, या लोगोस हैं, विजिटिंग कार्ड हैं, कंपनी के नंबर्स, हर सब चीज़। कुछ ओके। किस नक्षत्र काल में क्या होगा, कैसे होगा, या किसी मीटिंग में मिलना है, प्रोजेक्ट को बिड करना है, टेंडर निकला है, टेंडर की बिडिंग को किस समय सबमिशन होना चाहिए, ये सब नक्षत्र काल के ऊपर निर्धारित करता है। तो और आप कह रहे हैं ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं? या हम सर्विसेज भी देते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को, बट अगेन रौनक, अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्राइवेसी, और मेरा ये मानना है एक अच्छा ज्योतिषी वही है जो अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखे, तब तक जब तक कोई क्लाइंट देशद्रोह ना करे। क्योंकि मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट हैं, और ऐसा नहीं कि मैं डाटा लीक नहीं कर सकता। अगर मुझे कभी लगेगा कि किसी ने देशद्रोह किया है और एजेंसीज को कुछ चाहिए होगा, तो सबसे पहले डाटा मैं ही दूंगा, क्योंकि जो डाटा मेरे पास है वो किसी के पास नहीं ठीक है। है। सो उस हिसाब से आप देशद्रोह के एक्ट को या देश के ऊपर कोई अगर विपत्ति आ रही है तो उसको भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं देश और दुनिया में, जैसे युद्ध कब होने हैं, ओके। अब जैसे ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, मैंने ये 2 सितंबर 2024 को प्रेडिक्ट कर दिया था। ओके। मेरा खुद पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है स्टॉक मार्केट का। कितना है? अ, ठीक है, इट्स ओके। बेटर कैमरा है। बंद करो। सॉरी। वो बाद में बताऊंगा आपको ऑफ द कैमरा। सो मैंने 2 सितंबर को अपना पोर्टफोलियो क्लोज कर दिया था, उस समय 95% क्लोजर दे दिया था। ओके। सो आई मेड ए ह्यूज प्रॉफिट, और मुझे पता था कि अब ये नीचे जाएगा। हम लेट क्यों मिल रहे हैं? ठीक है। मैं एग्जिट क्यों नहीं किया? और जितने भी मेरे क्लाइंट्स थे, मेरा एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो जिसमें मेरे 25-30 साल पुराने क्लाइंट हैं। ओके। तो उनको सबको मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था कि भाई आज मैंने मेरा 95% पोर्टफोलियो बेच दिया है, और कब खरीदूंगा मैं बताऊंगा। तो वो उनमें से कितने लोगों ने फॉलो किया? सभी ने, जो Okay. मेरे 25 साल पुराने ट्रस्टेड क्लाइंट, जिन्हें छींक भी आती है तो फ़ोन करते हैं कि प्रशांत भाई छींक आ गई है, क्या करना है। मतलब सोचिए इतना विश्वास है उन्हें मुझे मेरे ऊपर। लेकिन देखिए कन्फ्यूज़न तो बना रहता है। 6 दिन बाद मुझे फ़ोन भी करते हैं कि यार भाई साहब, निफ्टी तो 26,500 की तरफ मूव कर रहा है, आपने तो पोर्टफोलियो क्लोज़ करवा दिया। अगर अभी नहीं करते तो 5% ज़्यादा प्रॉफिट में होते थे। और ये मुझे भी लगा कि हाँ भाई, मैंने भी क्लोज़ कर दिया है। लेकिन छठे दिन आप सोचिए कहाँ पे गया वो। और ये प्रेडिक्शंस मैंने लगातार की हैं स्टॉक मार्केट के। वैसे मेरे रौनक, हर माह में वीडियो आते हैं हमारा एस्ट्रो कपूर चैनल, जिसमें कि हाँ, उसको मैंने अभी पेड मेंबरशिप में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, ओके। डे वाइज डाटा कि हर दिन निफ्टी कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, गोल्ड कितना नीचे, सिल्वर कितना नीचे ऊपर। गोल्ड के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था मैंने लास्ट ईयर ही कि गोल्ड 2025 में 1 लाख टच करेगा। ट्रोलर्स ने बहुत सारी ट्रोलिंग की थी हमारे चैनल में, मुझे तो पता नहीं, टीम वाले कई बार बताते हैं, बिकॉज आई डोंट सी मैसेजेस, बिकॉज जब इस तरह के मैसेज आप देखते हो तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं, तो मैं इनमें जाना भी नहीं चाहता। ठीक है। तो टीम वाले कह रहे थे कि सर, लोग कई कुछ कह रहे हैं कि आप कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी। मैंने कहा भाई, सूर्य का वर्ष होगा 29 मार्च को, जैसे ही शनिदेव जी जाएंगे गोल्ड 96-97 बूस्ट करेगा। आज देख लीजिए गोल्ड कहाँ चला गया है। और गोल्ड की प्रेडिक्शंस की भी मैं बात करूं तो, क्योंकि व्यूअर्स सुन ही रहे हैं, तो बेटर है कि कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, आज ही अगर कॉल लेना चाहें तो ले सकते हैं। मतलब मेरी ये कैलकुलेशन है कि 2026 मार्च तक गोल्ड 1,60,000 के आसपास मुझे दिखाई दे रहा है। उफ। मेरी गोल्ड की प्रेडिक्शंस बैंग ऑन रही हैं। अगर आप किसी को, व्यूअर्स को वैलिडेट करना होगा, मेरे चैनल में जा सकते हैं, पुराना डाटा जितना भी है देख सकते हैं। गोल्ड की प्रेडिक्शन में कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, सिल्वर में भी नहीं है। निफ्टी के बारे में जो मैंने प्रेडिक्ट किया है वो एज इट इज़ होता चला गया है। हाँ ठीक है, मैं शेयर्स के बारे में, पर्टिकुलर शेयर्स के बारे में नहीं बताता हूँ, इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैं ठीक है। हमेशा बताता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट द मेंबर ऑफ सेबी। तो व्हेन यू आर नॉट द मेंबर ऑफ सेबी, आप शेयर्स
किसी कंपनी के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है। और जो आप मेरे क्लाइंट्स के बारे में भी पूछ रहे थे जिनको मैंने मैसेज किया था, देखिए ये वो क्लाइंट हैं रौनक, जिन्हें मैंने 2020 में कोविड टाइम पे बताया था कि भाई ये शेयर जो है ये 70 पैसे का है, ले लो, पेनी स्टॉक है और ये कम से कम 400 या 500 रुपये जाएगा। आज वही स्टॉक 1800 रुपये और 2200 रुपये के बीच में लैंड कर रहे हैं। तो मैंने सभी को यही सलाह दी थी कि कम से कम, क्योंकि वो एक टफ टाइम था, कई लोगों ने लूज़ किया था, कईयों की कंपनियां बंद हुई थी, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है एज ए एस्ट्रोलॉजर की क्यों ना मैं अपने क्लाइंट्स को जो मैं कर रहा हूँ मैं उनको गाइड कर दूँ। तो मैंने ऐसे कई क्लाइंट्स को मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप से कि आप ये पर्टिकुलर पेनी स्टॉक्स आप ले लीजिए और ये बूम करेंगे 2-3 वर्षों में। तो आज सोचिए जिन्होंने भी 1,00,000 2 लाख के आसपास लिए थे 70-80 पैसे में, आज कहाँ पहुँच गए होंगे आप सोचिए। तो ऐसी प्रेडिक्शन मैं आज भी देता हूँ। ऐसे हमारी सर्विसेज हैं एस्ट्रो कपूर में, जिसमें कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं प्रॉपर नक्षत्रों के हिसाब से कि कुंडली का 5th हाउस क्या कहता है आपका, ठीक है, उसके नक्षत्र क्या कहते हैं और वो कौन सी कंपनीज हैं जो आपके 5th हाउस के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो उन लोगों को मैं पोर्टफोलियो में बता भी देता हूँ कि कौन से शेयर्स किस वर्ष में कितना बड़ा प्रॉफिट देके जाएंगे। तो जब आप उस योग की बात करते हैं, उस जी। कुंडली की बात करते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये तो है ही, इसको अब आप अपने बेनिफिट के लिए यूज करें जी हाँ। या इसके हिसाब से अब अपने आप को बदलें। जी हाँ। क्या आपका आत्मबल इतना स्ट्रांग हो सकता है कि आप इसको ही बदल दें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रौनक आपने। देखिए जब तक किस्मत में नहीं है ना, स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगा आपको कुछ। मैं मेरे एक खास मित्र जिनका मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको लाइव। मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ, नोएडा में रहता हूँ। थोड़ी सी अब मुझे मालूम है आप भी हंसेंगे, मित्र सबके होते हैं और जब भी फ़ोन करते हैं तो वो बीप बीप की साउंड आती है सबसे पहले, बात तो उसके बाद होती है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो मेरे एक मित्र थे, तो अभी भी हैं, बहुत बेस्ट बडी हैं मेरे, तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं और हिमाचल में 500-600 एकड़ लैंड है उनकी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ये शेयर ले लेना तुम, ये 70 पैसे के आसपास है, तो तुम तो पैसे वाले हो यार, 7-8 लाख रुपए के, तुम 10 लाख स्टॉक ले लो। तो ले भी लिए उन्होंने मेरे कहने पे। ठीक है, उनकी कुंडली में 5th हाउस में वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि उन्हें स्टॉक मार्केट से पैसा मिले। 1 लाख स्टॉक ले लिए उन्होंने, नाम तो नहीं बताऊंगा वरना दोस्त नाराज हो जाएगा क्योंकि वो मेरा हर पॉडकास्ट सुनता है, वरना फिर वो बीप बीप शाम को सुनने को मिलेगी जब ये वीडियो लॉन्च होगा। ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने ले लिए तो उसके बाद क्या हुआ कि वो रौनक, वो जो स्टॉक था पेनी स्टॉक, वो गिरते गिरते वो 35 या 30 पैसे पे आ गया। ठीक है, आधा हो गया। एंड वो भी कम से कम 20-25 दिनों में, ज़्यादा दिन लगे, ऑलमोस्ट 1 मंथ। एंड हर दिन वाइफ भी कहती थी कि फ़ोन आ गया है और स्पीकर, थोड़ा सा स्पीकर पे बात मत करना बिकॉज तुम्हारा दोस्त बहुत गुस्से में है। रोज़ गालियाँ पड़ रही थी। तो कह रहा था भाई तुमने बर्बाद कर दिया, देख मेरे 70,000 रुपये लगाए थे मैंने और मेरा अभी 30-35 हज़ार बचे हैं। तो मैंने कहा भाई एक काम कर, तुम इसको बेचो मत, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगर लॉस हो गया तो मेरे से पैसे ले लेना। ठीक है। तो वो मस्ती चल रही थी, तो धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ। अब वही स्टॉक 2 रुपये पे चला जाता है एंड जब 2 रुपये पे गया तो भाई साहब ने बिना पूछे उसे बेच लिया। ओके। और बेच लिया तो ही कॉल्ड मी, ही वॉज वेरी हैप्पी। भाई तुम ठीक कह रहे थे, मैंने 1,30,000 का प्रॉफिट बना लिया, जो भी 400-500 जो फीस कटी है पोर्टल की। बाद में वो रौनक 2023 में वो स्टॉक 2250 रुपये पहुंच गया था। तो आपने गाली दी उसको? नहीं, मैं तो दे ही नहीं, आज भी वो गाली देता है कि यार तूने मुझे रोका क्यों नहीं था। अच्छा, अब इसके लिए गाली पड़ रही है? आज भी पड़ती है, जब भी बैठते हैं कहीं पे भी शाम को महफिल जमती है, आज भी गाली देता है। फैमिली वालों को बताता है कि इसने मुझे रोका नहीं था। तो देखो आज वो स्टॉक 2250 पे पहुंच गया है, बल्कि अभी और भी बढ़ गया। तो जो आपका क्वेश्चन था रौनक, ऐसे कई सारी कंसल्टेशन आती हैं मेरे पास स्टॉक मार्केट के लिए, लोग सलाह लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकल। तो जिनकी कुंडली में 5th हाउस में स्ट्रेंथ नहीं होती है, 5th का जो कनेक्शन है वो 8th हिडन एसेट्स, 11th आपकी इनकम, 2nd आपका जो बैंकिंग स्टोर होना और 10th आपका कार्य क्षेत्र, जब इसके साथ कनेक्शन में नहीं होता है, ऐसे लोग कंसल्टेशन बुक करते भी हैं हमारी astrokapur.com वेबसाइट पे। तो एक झलक मैं नज़र देता हूँ 30 सेकंड के लिए एंड आई टेल माई टीम टू रिफंड द फीस ऑफ दोज पीपल। वाई? बिकॉज मुझे मालूम है कि उनके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि वो गलतियां करेंगे। ओके। अगर मैं उन्हें ये कह भी दूं कि उनका मेरी चार्ट ये कह रहा है कि डैमेज हो गई,
देखिए, उन्हें मैं ये भी कह दूँ कि भई आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, आज आप ये 50 लाख का पोर्टफ़ोलियो बनाओगे तो ये 5 करोड़ देगा 2 साल में। रौनक वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। उन्हें 50 के 60 लाख जैसे ही दिखाई देंगे, वो इमीडिएट एग्ज़िट करेंगे कि भई 10 लाख में बेनिफिट ले लिया जाए। और देखिए, स्टॉक मार्केट है, कई बार 50 लाख के वो 40 भी पहुँच जाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे मेरे दोस्त का एग्ज़ाम्पल दिया मैंने कि वो 70,000 के 30,000 भी रह गए थे। मार्केट है, अप एंड डाउन थोड़े बहुत चलते रहेंगे, लेकिन एक लंबा फ़ोकस रहता है। जब आपको आपकी कुंडली में एक तो जब अगर चर लगन में कहीं आप हों और चर लगन के साथ-साथ हुँ, हुँ। अगर आप कहीं न कहीं आपकी जो डिग्री है लगन की अगर 15 डिग्री से आगे की चली जाती है, ठीक है? तो द्विज स्वभाव के साथ-साथ, तो ऐसे लोग बहुत ही ड्वेल माइंडेड होते हैं, दे गेट वेरी कन्फ्यूज्ड, ठीक है। दे विल नेवर ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी। तो जिन्हें थोड़ा-सा भी प्रॉफ़िट मिलेगा, इमीडिएट वो क्लोज़ करेंगे मार्केट में। आप बताइए क्या ऐसे लोग प्रॉफ़िट ले सकते हैं? उल्टा वो हमारी जान खाएँगे बाद में। तो ऐसे कई जितने भी केस आते हैं मेरे पास, हुँ, हुँ। 10 में से 2 या 3 लोगों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, 7 लोगों को इमीडिएट रिफंड कर दिया जाता है कि नहीं, इस व्यक्ति का हम काम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें परेशान करेगा। ऐसा है, बिना लक के कुछ नहीं चलता है। लक है तो ही स्टॉक मार्केट में ही आपको गेन्स मिलेंगे। अष्टम घर होता है हिडन एसेट, जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि गड़ा हुआ धन, हुँ, हुँ। ज़मीन में धँसा हुआ धन, यही तो है स्टॉक मार्केट। पेनी स्टॉक्स क्या है? व्हाट इज़ पेनी? पेनी स्टॉक्स तो यही है कि डूबी हुई कंपनी, ऐसी कंपनी जो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है या बिकॉज़ ऑफ कहीं रॉन्ग मैसेज की वजह से अचानक हुँ। स्टॉक गिर रहा है। अभी जैसे जी नाम की कंपनी, लोग समझ भी गए होंगे कौन-सी इंजीनियरिंग कंपनी, उसका स्टॉक्स ₹1300 से अभी ₹182 पे आ गया है। अभी और फ़ॉल कर रहा है अभी धीरे-धीरे नीचे। अब ये एक पेनी स्टॉक बनने जा रहा है। अब हम ऐसी कंपनियों पे एनालिसिस करते हैं कि ये कब भागेगा ये, ओके। ठीक है? लेकिन जिसकी किस्मत में वो गड़ा हुआ धन जो छुपा हुआ है, जो ज़मीन के नीचे है ही नहीं। हुँ। अब ज़मीन के नीचे सभी लोग तो सोना ढूँढेंगे नहीं, ये सोना यही तो है। अब सोचिए ना, ₹1 की चीज़ अगर आपकी ₹1000 में हो जाती है 2 साल में, तो ये वो छुपा हुआ धन ही तो है ज़मीन वाला ये। सही नाम का फ़र्क पड़ता है एक इंसान की कुंडली पे? और अगर नहीं है तो क्या नाम बदलना चाहिए, स्पेलिंग्स बदलनी चाहिए? आपको लगता है उससे फ़र्क पड़ता है? आजकल अगर आप देखेंगे तो नेम चेंज सर्विस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो हाँ, चुकी हाँ। है। कुछ लोग बहुत फेमस से पहले नेम चेंज की सर्विस देते थे, लेकिन आजकल ये एक हवा मच गया है कि हर एक व्यक्ति नाम चेंज करवाना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिन्होंने लोगों के नेम चेंज किए हैं। जब मैं कॉम्बिनेशन देखता हूँ, मैं वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन तो नहीं बताना चाहूँगा, अदरवाइज़ बहुत लंबा चला जाएगा कॉन्वर्सेशन। हुँ, हुँ। तो जब हम देखते हैं तो वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी फॉलो की गई है। रौनक, एस्ट्रोन्यूमोलॉजी भी है हमारे पास। ठीक है। तो एस्ट्रोन्यूमोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी दोनों का सम्मिश्रण किया जाता है। जब हम दोनों के कॉम्बिनेशंस कई बार देखते हैं, तो जब लोगों के हम नेम्स को देखते हैं, तो कई बार वो नेम ठीक होते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन क्या है कि जब न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जब कोई जातक जाता है कि क्या उसका नेम बदला जा सकता है, तो एक मजबूरी हो जाती है न्यूमरोलॉजिस्ट की, ना चाहते हुए वो 2-3 नेम दे ही देता है। और अगर वो नहीं देगा तो अपनी जॉब जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक तो है। देखिए, नाम चेंज का फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन इसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, इसे तीनों से देखा जाना चाहिए। इस सर्विस को मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे कार्य करना है, बट समय नहीं हो पाता है। बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ आकांक्षा श्रीवास्तवा, शी इज़ अ ग्रेट एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, एंड हमारे यहाँ पे एक अलग स्पेशल डिवीज़न है, जिसमें वो ही इसके ऊपर रिसर्च करती हैं, कार्य भी करती हैं। ठीक है। एंड यस, हमने देखा है कि जब प्रॉपर तरीके से नेमिंग कन्वेंशन, प्रॉपर तरीके से नाम बदला जाता है, तो उसमें प्रभाव बहुत पड़ता है। लेकिन रौनक, अगेन बात और भी होती है कि कई लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि जिसमें डबल एन, जैसे मान लीजिए आपका नाम है, फॉर एग्जांपल डबल आर लगा दिया जाए शुरू में, बीच में डबल एन, हुँ। या डबल ए लगा दिया जाए। आप सोचिए कैसा नाम बन जाएगा, गूगल रिकॉग्नाइज करेगा आपको। ठीक है। आप इतने पॉपुलर हैं, बल्कि मैं भी कभी जॉब में था, 2012-13 की बात है। मैं सुबह से शाम ड्राइव करता था, तो मैं आपको सुनता रहता था। थैंक यू सो आई मच। यूज्ड टू एन्जॉय कि कब रौनक आएँगे और वो बढ़िया-सा बउआ वाला प्रोग्राम देंगे। तो पेट पकड़ के हँसता था मैं ट्रैफ़िक में टाइम जी। पे। तो आप सोचिए, अगर आपका नाम, लोग, आप इतने पॉपुलर हैं, आपके ने नाम में कुछ ऐसा आगे-पीछे कर दिया जाए, रौनक, यू बीइंग पॉपुलर, गूगल रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करेगा। लोग अगर आपको ढूँढने जाएँगे, हुँ। नहीं मिलोगे कहीं पे भी आप। तो नेमिंग चेंज होना ठीक है, कीजिए आप। लेकिन कम से कम इसको बिगाड़ तो मत दीजिए ठीक है। कि कोई आपको ढूँढ भी ना पाए गूगल में, एंड वो भी एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत पॉपुलर है ठीक है। एंड जिसे दुनिया जानती है। तो यस, नाम चेंज काम करता है, बट एक सही तरीका होना चाहिए, उसका एस्ट्रोलॉजिकल वे होना चाहिए।
इंडियन बिजनेसेस पे आते हैं। अभी हाल ही में हमारे एक मंत्री जी ने स्टार्टअप कल्चर को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हुए या उसमें सही अपॉर्चुनिटी को बताते हुए ये कहा कि हम राइट तरीके के बिजनेसेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं जो ग्लोबल बन पाए। तो क्या एस्ट्रोलॉजी से देश की कुंडली और देश में जो बिजनेसेस हैं उसको भी गाइड किया जा सकता है? क्या ऐसा हो रहा है और कितना उसमें और एनर्जी डालनी चाहिए और करना चाहिए? जिन मंत्री जी ने भी ये कहा, ये बात सही कही। ये बात अलग है कि आज भी जो हमारा सिस्टम है देश का, ये सिर्फ कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। बहुत टफ है आज भी किसी को स्टार्टअप करना हो, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। रौनक, आप भी बिजनेसमैन हैं, काम करते हैं, प्रोफेशन है आपका। आज कहीं ना कहीं जो एक हायर क्लास है वो 55 to 60% GST एंड टैक्सेस पे करती है। इनफैक्ट उनमें से मैं भी एक हूँ जो 55 to 60% मैं टैक्स पे करता हूँ गवर्नमेंट को। आज मैं 100 रुपीज़ अर्न करता हूँ तो 57-58% सरकार मुझसे ले जाती है आज भी, क्योंकि आपको जब पूरा वाइट में रखना है तो इतना पैसा आपको देना पड़ता है। लेकिन अब बात यहाँ पे आ रही है कि क्या हमारा देश आगे कुछ कर पाएगा, बल्कि इसके बारे में कुछ दिन मैंने पहले वीडियो भी दिया था कि अब भारत का ही समय है आगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनने वाली है। बस ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल कर देना चाहिए, रिश्वतखोरी को बंद करना चाहिए, क्योंकि आज भी जब स्टार्टअप शुरू होते हैं पैसा मिलता है, चलती है। सबको मालूम है कि अंडर टेबल बहुत कुछ चलता है, तभी अप्रूवल मिलते हैं। सो अभी जो कॉम्बिनेशन बनने जा रहे हैं भारत की कुंडली में, वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की और चंद्रमा तीसरे स्थान में है, जो अभी ट्रांजिट हुई है, मीन राशि में शनि गए हैं। ये जो अभी 2.5 वर्ष हैं आगे के, 15 मई 2025 से जून 2027 तक ये भारत का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क सेट करेंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बनेगी। बल्कि विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, आज से मैंने 1.5 वर्ष पहले प्रिडिक्ट किया था कि ये सब लोग भारत में वापस आएंगे, पलायन होगा इनका। जो बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर भी रहे हैं बहुत बड़ा पैसा देके, इन्हें विदेशों में जॉब नहीं मिलेगी 99.50% लोगों को। अब देखिएगा ये न्यूज़ भी अभी आपको कुछ दिनों में मई जून में दिखना शुरू होगी कि बच्चे वापस आ रहे हैं वहाँ पे MS MBA करने के बाद, मैकेनिकल या कोई भी डिग्री करने के बाद। तो भारत अभी सबसे बड़ा बाजार बनेगा। इनफैक्ट आज से 6 वर्ष पहले मैंने वीडियो दिया था कि 2031 में भारत सुपर पावर बनेगा। सुपर पावर कोई ऐसे नहीं बन जाता। सुपर पावर ये नहीं कि आज हमने कहा हम सुपर पावर बन गए, समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं उस राह पर हम चल चुके हैं। आप देखिएगा बहुत कम समय रह गया है जब पूरी दुनिया में जब भी कुछ बड़े डिसीजन लिए जाएंगे तो भारत के निर्णय के बिना उन डिसीजन पर स्टैंप नहीं लगेगी। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको लगता है कि भारत में ग्रो करेगी और पूरे वर्ल्ड को हमारी तरफ देखने पे मजबूर करेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा एंड आई एम रियली हैप्पी टू हैव दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट हर एक इंडस्ट्री हिट करने वाली है जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त तरीके से। एंड अब हम बहुत ज़बरदस्त वॉरशिप बनाने वाले हैं बिकॉज शनि मीन राशि में चले गए हैं। एंड 11th हाउस को शनि ने कनेक्ट किया है भारत की कुंडली में इस 29 मार्च से। अब आप देखेंगे बहुत सारी न्यूज़ आने शुरू हो जाएंगी कि हमने वाटर रिसोर्सेज में इतना कुछ कर लिया, केमिकल इंडस्ट्री में हमने बहुत कुछ कर लिया, FMCG फूड सेक्टर में हम बहुत कुछ करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, एंड वाटर में हम लोग शिप, वॉरशिप एंड जो ट्रैवलिंग होती है लोगों की जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसे एरियाज में जहाँ पे नदियों की रूपरेखा बिगड़ी हुई है, ये रूपरेखा अभी बदलेगी। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सेक्टर राइज करेगा 26 सितंबर 2026 के बाद, डिफेंस सेक्टर। आज रौनक जो शेयर्स प्राइस व्यूज़ के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जिन शेयर्स का प्राइस जैसे हम H कंपनी से ले लेते हैं, मालूम है लोगों को 3 करैक्टर हैं उसके, समझ गए होंगे यूज़र जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जिसका शेयर अभी 4200-4500 के आसपास है। जैसे गोल्ड अभी लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसे मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि गोल्ड इतना भागेगा, इसी तरह से दिवाली 2026 की जब आएगी तो शेयर मार्केट में डिफेंस के शेयर्स को लोगों के लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। 10 टाइम भागने वाले हैं और 2028 तक लगातार भागेंगे। देखिए छोटे छोटे करेक्शन तो हर बार होते हैं, 2, 5, 10%।
लेकिन यही शेयर आज 4500 का, ये 45,000 पर भी मिलना बहुत मुश्किल होगा। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, डिफेंस मार्केट जो बाजार है वो भारत बनेगा। ओके। इसी के साथ देखिए, जब डिफेंस का व्यापार यहाँ पे बड़ा होगा, मतलब हम वेपन सप्लाई करेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ में, एंड युद्ध भी तो करेंगे हम। क्या पाकिस्तान, ऐसा थोड़ी नहीं कि बार बार कारगिल में जो अटैक हुआ उन्होंने ईंट मारी, फिर बाद में हमने पत्थर मारे, फिर भगाया। रौनक, ऐसा बार बार थोड़ी नहीं होगा। इस बार हम युद्ध भी तो करेंगे, एंड हम मौका थोड़ी नहीं देंगे दुश्मन को। बहुत कुछ है हमारे पास जो हमने खोया है। हमने POK खोया है, अक्साई चीन है, हमारे खैबर पख्तूनवा है, बहुत कुछ खोया है हमने। तो इससे पाना भी तो है। पाकिस्तान की कुंडली भी अभी जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 2026 में, षष्ठेश का 4th में जब कनेक्शन बनेगा तो भूमि खंड खंड हो जाएगी। 1971 में हामी ने तो करवाया था, पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसे अलग। हमें हमारी भारतीय सेना, मानेक शाह ने ही तो ऑपरेशन किया था, हमारे जो जनरल थे उन्होंने तो ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। तो क्या उस समय जब हमारे पास वेपनरीज कम थी तो उस समय हम कर सकते हैं, तो अब नहीं कर सकते क्या? लेकिन देखिए, अब एक स्ट्रेटजिकल वॉर होगी। मंगल की महादशा 26 सितंबर 2026 को शुरुआत होगी भारत में। तो ये भी कहीं ना कहीं लीडरशिप के द्वारा ख्याल रखा जाएगा कि हमारा भारतीय आर्मी का कोई भी सैनिक इस वॉर में आहत ना हो। सिर्फ एक स्ट्रेटजिकल वॉर हो जो कुछ घंटों में समाप्त कर दी जाए और बॉर्डर सील कर दिए जाए कि भाई POK हमारा, खैबर पख्तूनवा हमारा। अब देखिएगा, लाहौर तक पहुंचने वाले हैं हम। अब ये शिमला समझौता नहीं होगा कि हमारे मिनिस्टर आते हैं, शिमला समझौता करते हैं, जैसे कि चीनी हिंदी भाई भाई। देखिए, कोई भाई भाई नहीं होता जब हम देशों की बात करते हैं। अब हम बॉर्डर्स को बढ़ाएंगे, मतलब जो हमारे अपने बॉर्डर हैं, क्योंकि भारत की कभी नीति नहीं रही है विस्तारवादी होने की, लेकिन जो हमारा है उसे हम लेकर रहेंगे। और इसमें मंडेन में ये भी प्रेडिक्शन बन रही हैं कि इसमें ऐसा नहीं कि भारत इन्हें मर्ज कर देगा, भारत इन्हें छोटे छोटे प्रोविंस बना देंगे जो अपनी प्रोटेक्शन में रखेगा। ओके। आप भूटान को देख लीजिए। भूटान कहीं ना कहीं आज हमारे ही संरक्षण में है। भूटान में हमारी ही तो आर्मी लगी हुई है। आज अगर हमारी आर्मी वहाँ से हट जाती है तो चाइना इसे अपना छोटा सा राज्य बना लेगा। क्या है भूटान के पास? कुछ भी तो नहीं है। इसी तरह से ये छोटी छोटी कंट्रीज बनाई जाएंगी जो भारत के अंडर रहेंगी, लेकिन इन्हें पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी और प्रोटेक्शन भी दी जाएगी, लेकिन इन्हें 2027 से पहले पहले अलग करवाया जाएगा। बहुत बड़ा युद्ध होगा यहाँ पर, लेकिन वन साइड फाइट होगी। पता ही नहीं चलेगा पाकिस्तान को कि उनके साथ हुआ क्या। तो ये जो ग्लोबल केओस मचा हुआ है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर रही है, इस कंट्री को उस पर टैरिफ लगाना है, जी हाँ। इसको कैसे देखते हैं आप? ये अब कहाँ जा रहा है? एस्ट्रोलॉजी क्या बोल रही है इसमें? बल्कि रौनक, ये सारी चीज़ें मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। ये सारी की सारी प्रेडिक्शन मैंने जनवरी 2025 में ही दे दी थी, बिकॉज तब मैंने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस दिए थे हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में। तो उसमें मैंने बताया था कि 29 मार्च 2025 के बाद जैसे ही शनिदेव जी ट्रांजिट करेंगे रात को 9:45 पे शनिदेव जी मीन राशि में, तो उसी समय विक्रमी संवत दिन को शुरू हुआ है वो कि 2:30 बजे के आसपास, क्योंकि एक संजोग की बात है, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी था, उसी दिन शनि का ट्रांजिशन भी हुआ और उसी दिन विक्रमी संवत भी बदला। ऐसा बहुत रेयर इवेंट होता है। ठीक है। अब जब ये इवेंट हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दे रहा है पूरी दुनिया के लिए, जिसमें कि वर्ष का राजा भी सूर्य है, मंगल भी राजा भी सूर्य है, और वर्ष का जो मंत्री है वो भी सूर्य है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि देखिए, जब भी राजा और मंत्री की बात आती है तो एक जो लोग समझते हैं ज्योतिष को या ग्रहों की छोटी सी लैंग्वेज को, तो ये मालूम होता है कि मतलब लीडर मतलब सूर्य, पावर, अथॉरिटी, रोल, एक डिक्टेटरशिप। और जब कमांड की बात आती है तो लोग कहते हैं ना कि भाई ये मंगल की तरफ बात कर रहा है, इसके ऊपर मंगल भारी है। आपने सुना होगा कहीं। करेक्ट। मंगल भारी मतलब कि कमांडर, पावरफुल पर्सन। ठीक है। क्योंकि मंगल मतलब जिसकी कद काठी बहुत ही पुष्ट है, शरीर बहुत ही स्ट्रांग है। स्पोर्ट्स पर्सन को मंगल से ही देखा जाता है, या आर्मी वालों को। ठीक है। इस वर्ष में सूर्य को दोनों रोल मिल गए हैं, राजा का भी और मंत्री का भी। ठीक है। अब देखिए, राजा का रोल तो है ही है, और जब मंत्री का रोल भी उसे मिल जाए तो सूर्य तो वैसे भी बहुत अथॉरिटेटिव है और बहुत ही जिद्दी है, हठी है, एंड तपस्वी भी है, तेज बहुत है सूर्य का।
एंड डिसिप्लिन के साथ चलता है, और उसे जब मंगल का भी रोल साथ में दे दिया जाए राइट। तो कमांडर का, तो सोचिए वो डिसिप्लिन कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। तो वहीं से तो ये उस समय मैंने वीडियो दिया था कि राजाओं के परस्पर एक महायुद्ध होगा 2025 और 26 में। अब देखिए डिपेंड करता है कि डी कोड क्या कर रहे हैं हम, ये युद्ध ही तो है ये। और कई लोगों को लग रहा है कि नहीं अभी ट्रम्प पीछे हट जाएंगे, भारत के लिए टैरिफ इन्होंने कम कर दिया है, बाकी लोगों की नहीं, ये खेल चलेगा, ये मार्च 2026 तक ये खेल चलता चला जाएगा। इसी तरह से गोल्ड भी बढ़ता चला जाएगा। गोल्ड के बारे में भी आजकल मेरी टीम बता रही थी कि कुछ ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं, लोगों को कहना है कि गोल्ड अचानक ही ड्रॉप करके 5500 पे चला जाएगा। रौनक, ऐसा नहीं होगा, गोल्ड बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का वर्ष है, सूर्य है तो गोल्ड है, सूर्य और गुरु का कार्य है गोल्ड को बढ़ाना। अब 2026 मार्च में हम देखेंगे कि गोल्ड डिप कितना करेगा, वो प्रेडिक्शन मैं उस समय दूंगा कि गोल्ड क्या डिप करेगा या इसके ऊपर भी राइज करेगा। वैसे तो 2027 तक 2.5 लाख का टारगेट है मेरा कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी एक बार हम उसकी गणना को फिर से चेक करेंगे मार्च 2026 के आसपास। तो ये टैरिफ वॉर चलेगी, दुनिया परेशान होगी, ट्रंप भी इसमें बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन भारत को इसमें नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चाइना को नुकसान होगा, भारत इसमें नुकसान बिल्कुल भी नहीं खाने वाला। यूएसए को, लोगों को लग रहा है कि यूएसए को नुकसान हो रहा है, उसकी मार्केट गिर रही है, ऐसा नहीं है। देखिए ये वो लोग हैं जो जियोपॉलिटिकल चीज़ों को अच्छे से नहीं समझते हैं। क्या लगता है लोगों को कि ये टैरिफ वार अगर ट्रंप ने लगाई है तो क्या वो अपने लिए गड्ढा खोदेगा? ऐसा कभी नहीं होता है, परेशानियां होंगी उसको भी, लेकिन एक स्ट्रैटेजिकल वॉर है, क्योंकि अब इन्होंने युद्ध करना है। अब ये युद्ध के लिए वेपन सप्लाई करेंगे। अब ट्रंप की जो नेक्स्ट नीति बनेगी, जिसके लिए ट्रंप को ये जाना जा रहा था कि इन्होंने यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है इसे आते ही समाप्त कर दिया। और बल्कि रौनक, मुझे नहीं मालूम कि आप मेरे वीडियोज़ में बारे में कितना जानते हैं, रशिया यूक्रेन का युद्ध मैंने 24 अगस्त 2021 को ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये फरवरी 2022 में शुरू होगा और लगातार चलेगा, चल भी रहा है। अभी ट्रंप आए तो समझौता हुआ, हमास और इजराइल के बीच में भी समझौता हुआ। फिर मैंने उसी समय एक वीडियो और दे दिया था कि ये टेम्परेरी फेज है, 10 से 15 दिनों का, युद्ध फिर भड़केगा और ये बढ़ेगा। अभी कम से कम 20-25 मोर्चे नए युद्ध के शुरू होंगे। अब 2026 और 27, बेसिकली 27 में देखिएगा पूरी दुनिया युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी और ये युद्ध बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ट्रंप, पुतिन, इनकी जो नीति है, युद्ध से पैसा कमाया जाएगा जो ये गवाया जाएगा टैरिफ में, और जिसमें भारत बहुत बड़ा व्यापार करेगा। भारत के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भारत सबसे बड़ा डिफेंस सप्लाई करेगा। अभी लोगों को मालूम नहीं है कि हम कितना वेपन्स बना रहे हैं, लेकिन जब वेपन्स की डिमांड आएगी तो भारत इतनी सप्लाई कर देगा, मतलब डिमांड सप्लाई में भारत के पास सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी उस समय। अगर हम 2030 तक देखें तो समय आगे अच्छा नहीं है। डिफेंस सेक्टर भी देखें तो 2030 मिड के बाद डिफेंस फॉल करेगा। जो मैंने शेयर्स प्रेडिक्ट किए हैं कि 10 टाइम हाई हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है कि 10 टाइम नीचे भी चले जाए 2030 के बाद, जब एक शांति की बात होगी, पीस की बात होगी दुनिया में। लेकिन अभी वो पीस का समय नहीं है, ठीक है, अभी युद्धों का समय है, अभी ट्रबल का समय है, और ये बढ़ती चली जाएगी। बल्कि मंडेन तो ये भी कह रही है कि अभी बहुत बड़े बड़े भूकंप भी आएंगे, और भूकंपों के बारे में ऑलरेडी मैंने विश्लेषण भी दिए हुए हैं। बल्कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल में जुड़े हुए हैं, उन्हें मालूम है कि जिस दिन भी मैं कोई भूकंप का कोई वीडियो दे देता हूँ, और जो डेट दे देता हूँ मैं डेट के साथ देता हूँ, मैं हमेशा उस डेट को भूकंप आता जरूर है। जैसे आपके डेट की वजह से आना पड़ता है क्या उसको? ऐसा तो नहीं। अब आई डोंट नो, कई लोगों यार प्रशांत कपूर जी ने दे दिया, अब आना पड़ेगा। अब कई लोगों ने तो मुझे भूकंप का एस्ट्रोलॉजर बताना शुरू कर दिया। जैसे वो टर्की में भूकंप आया था तो उसे मैंने 15-20 दिन पहले दे दिया था। अच्छा, अभी थाईलैंड का जो भूकंप आया था, आप अगर चाहें तो मेरे वीडियो वैलिडेट कर सकते हैं। थाईलैंड का जैसे भूकंप आया, हमारे चैनल पे लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया कि मैंने 28 की तारीख दी थी तो 28 को थाईलैंड में भूकंप आ गया। तो ऐसे सुनामी की जो डेट्स होती हैं, मंडेन सब कुछ कहता है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी मीन्स हिंदी में मेदिनी ज्योतिष, हर चीज़ को डी कोड किया जा सकता है। ठीक है, और अगर हम डी कोड नहीं कर पा रहे हैं तो ज्योतिषी की गलती है, ऐसा नहीं कि मंडेन गलत है। मंडेन के पैरामीटर, साइंस की गलती नहीं, साइंटिस्ट को शायद कम पता है या उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहूँगा मैं 100% परफेक्ट हूँ। बाकी कंट्रीज भी मानती हैं एस्ट्रोलॉजी में? कोई ऐसा देश आपको, आपके एक्सपीरियंस में है, या वहाँ के
कोई क्लाइंट्स या वहाँ के ऑफकोर्स होंगे, पर बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या सरकारी क्यों ना हो, वो मानती है एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या प्रेडिक्शंस में? सबसे ज़्यादा ज्योतिष को पूरी दुनिया में अगर कोई मानता है तो जर्मन मानता है। अच्छा। जितने अच्छे प्रखांड पंडित हमारे पास नहीं हैं भारत में, जैसे कई बार जब बात आती है तो बनारस की बात आती है, संस्कृत का उच्चारण की, उनसे भी अच्छे प्रखांड पंडित संस्कृत के उच्चारण वाले जर्मन में हैं। ओके। और सब भारतीय हैं। जर्मन में अराउंड 1200 यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल हैं ज्योतिष के। रौनक, भारत में कितने हैं सर्टिफाइड पता है आपको? एक भी नहीं है। और डाटा कहाँ से गया है? ऋग्वेद, हमारे यजुर्वेद, सामवेद, जितने भी वेद हैं और बाकी जो किताबें हैं भारत से तो गई हैं जर्मन में। जब रावण के पुष्पक विमान की भी जब बात होती है, जो पारस से चलता था, तो कहीं ना कहीं जर्मन के पास आज वो इंजीनियरिंग है। जर्मन ने सबसे बड़ी रिसर्च की है। जब आप प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के जर्मन को देखेंगे, आज भी जर्मन के ऊपर कहीं ना कहीं यूएस का कंट्रोल है, लेकिन जर्मन ऐसी रिसर्च अभी भी कर चुका है जो दुनिया के सामने उसने उजागर नहीं की है। तो सबसे ज़्यादा ज्योतिष को जर्मन फॉलो करता है। और रही बात कंट्रीज़ की, तो ऐसी 8 या 9 छोटे छोटे देश हैं जिनके लिए मैं कार्य करता हूँ। उनके प्रेसिडेंट्स को, उनके प्राइम मिनिस्टर्स को मैं स्पेशल सर्विसेज देता हूँ। छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, 8 या 10 लाख लोगों का देश है। आप समझ गए होंगे कौन कौन से देश हैं। आपके चैनल में लोग ही कमेंट करना शुरू कर देंगे अभी। तो वो लोग ज्योतिष को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जब से उन्होंने पिछले 7-8 वर्षों से ज्योतिष को फॉलो करना शुरू किया है, उनकी देश की तरक्की बहुत बड़ी हुई है। जीडीपी बहुत ज़्यादा राइज करना शुरू हुई है, क्योंकि ज्योतिष में एक स्ट्रेटेजिकल वे होता है कि देश की कुंडली, उसका 10th हाउस क्या कह रहा है, ठीक है, किस वर्ष में क्या कह रहा है, और किस वर्ष में उस देश को किन बिजनेस एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि आप हर एक बिजनेस पे उतर जाएं। जी। जैसे अब भारत की बात करें, हमारे पास कितने सारे मिनरल मिले हैं अभी, जो हम ईवी मशीन्स बनाने वाले हैं, तो जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ मिला है हमें। ठीक है। और ये बात अलग है कि ये मैंने वीडियो दिया था 2022, मुझे आज भी डेट याद है, मैंने 7 अप्रैल 2022 को वीडियो दिया था कि भारत को बहुत बड़े भंडार मिलने वाले हैं ईंधन के। ठीक है। जो अभी मिल भी चुके हैं। अब भारत अगर अभी डीजल पेट्रोल पे चला जाए तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। अब बेटर है कि हम इलेक्ट्रॉनिक पे जाएं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, देश में है। ये बात अलग है कि इसी वर्ष में कुछ बहुत बड़े भंडार तेल के और मिलने वाले हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकल वे होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी ये स्ट्रेंथ है तो आप अपनी स्ट्रेंथ छोड़कर कहीं और चले जाएं। ठीक है। जब इन चीज़ों को मंडेन एस्ट्रोलॉजी से हम प्रेडिक्ट करते हैं और जब इन पे फोकस किया जाता है तो कोई भी देश तरक्की करता है। और रही बात रौनक, हर देश ज्योतिष फॉलो करता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जी हाँ, मेरे को लगता है एस्ट्रोलॉजी वो भी फॉलो करते होंगे, बट सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन कभी बताएंगे नहीं। उनके लिए तो ये भी होता है कि आज कहीं 50 किलोमीटर भी जाना है तो कौन से नक्षत्र काल में किस होरा में निकलना है और जब घर से निकलेंगे तो क्या बायां पैर आगे होना चाहिए या दायां होना चाहिए, या हाथ को मूव करना है, या कौन से कपड़े पहनने हैं। या कुछ ऐसे भी मिनिस्टर्स हैं जो एक ही तरह के कपड़े रोज़ पहन के निकलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हर दिन नीला वस्त्र पहनेंगे। लोग समझ भी गए होंगे। और वो क्यों पहनते हैं? शनि जी को प्रभाव भी देना है, पावर लेनी है। सो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा ज्योतिष हमारे मंत्री ही फॉलो करते हैं। बट ये है कि जब गलतियां भी करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं समझ आता है कि कुछ ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर उनके साथ जुड़े हुए हैं जिन्हें होरा शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मंडेन को नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लकीली उन जो क्लाइंट्स अपने मंत्रियों के साथ कनेक्ट हो गए हैं, उन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, गलतियां खुद भी कर रहे हैं, उनसे भी करवा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मंत्रियों का नाम भी खराब हो रहा है। देखिए, मैं भी कई लोगों को सर्विस देता हूँ, हर एक पार्टी के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पर सबसे पहला मेरा नियम है कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना, क्योंकि ये इंडस्ट्री मैं खुल के नहीं बोल सकता, बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है ना, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ अच्छा इंसान आप नेता को बनाना चाहते कुछ बोलूँगा तो वायरल हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी आपके चैनल के लिए भी, लेकिन नहीं मेरे को नहीं होगी, आप बोलिए। सबसे पहला मेरा मोटो होता है कि उन्हें थोड़ा सा धर्म का ज्ञान एंड उनके लिए एक सेंसिटिविटी फॉर ह्यूमैनिटी, और उन्हें एक मैसेज कन्वे करना कि भाई आपके पास कुछ एक वर्ष है, अगर आपको दोबारा जन्म लेना है और अगर आपको दोबारा लीडर बनना है, इससे भी अच्छा बाउंस बैक अगर करना है तो आपको कर्म स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। आपको शनि देव जी से डरना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव जी जो कि न्याय के देवता हैं,
अगर आप उनसे नहीं डरे और अगर आपने सूर्य के तेज को नहीं समझा, क्योंकि कभी भी कोई मिनिस्टर बनेगा तो सूर्य के तेज के साथ और शनिदेव जी के कर्मस के साथ, क्योंकि शनिदेव जी जनता है, जनता वोट नहीं करेगी तो आप मिनिस्टर नहीं बनेंगे। ठीक है। और सूर्य देव जी का अगर तप और बल आप में नहीं होगा तो आप लीडर नहीं बनेंगे। तो पहले तो मेरा सबसे पहला कार्य होता है कि सूर्य और शनि का जो डी कोड है उनकी कुंडली के हिसाब से उनके दिमाग में डालना। 30-35% लोग समझते भी हैं, रेशो बहुत कम है बाकी लोग नहीं समझते हैं रौनक, बहुत मुश्किल है। फैमिलीज़ को अगर हम देखें तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट है आजकल, बहुत जी। लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसको कैसे देखते हैं आप? शादी से पहले इसको करेक्ट करना चाहिए या सजग रहना चाहिए, या शादी के बाद भी चीज़ें बदली जा सकती हैं? रेमेडीज़ है? इसके लिए आई थिंक आपका क्वेश्चन है कि जब आजकल जो नए दंपति है जिनकी शादी हो रही है उनमें सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, आप करेक्ट। इस बारे में कहना चाहते होंगे। आई अंडरस्टैंड कि अभी एक जो प्रचलन है वो पश्चिमी पद्धति हमारे भारत में कहीं ना कहीं कनेक्ट होना शुरू हो गई है। एक तो ये भी रीज़न है, दूसरा इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है। हुँ, अब इसको मैं प्रूव करूँगा। कई लोग ये भी कहेंगे कि जी नहीं, पहले भी तो कुंडलियाँ होती थी, पहले इतने डिवोर्स होते नहीं थे। तो लोगों को ये भी समझना होगा कि पहले डिवोर्स नहीं होते थे लेकिन सेपरेशन हो जाता था हस्बैंड वाइफ का। लीगली नहीं होता था लेकिन दूर-दूर हो जाते थे। करेक्ट। आबादी भी तो बहुत कम थी, सोशल मीडिया भी तो नहीं था। हुँ, अब खबर आएगी तो कहाँ से आएगी? रौनक, हमारे टाइम पे तो एक ही चैनल होता था, दिल्ली दूरदर्शन। सुबह वो 15 या 20 मिनट की न्यूज़ होती थी, जितनी भी मिलती थी फटाफट सुननी पड़ती थी कि कितने 20 पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं। आजकल तो हर तीसरे व्यक्ति को देखें चैनल खोल के बैठे हुए हैं, न्यूज़ का भरमार है। तो आप सोचिए ना, जब सोशल मीडिया आया तो पता लोगों को चला कि मैरिड लाइफ क्या है आज की डेट में। और अगर हम ज्योतिष की बात करें तो अष्टकूट मिलान ज्योतिष में किया जाता हुँ, है, हुँ। जो कि आज के समय में संपूर्ण नहीं है। ठीक है। रावण ने इसलिए तो कहा था कि कोई भी साइंस है, चाहे वो रावण का ज्योतिष शास्त्र है, ज्योतिष के सबसे बड़े विद्वान रावण ही रहे हैं। हुँ, हुँ। आयुर्वेदा के भी सबसे बड़े विद्वान रावण ही हैं। उन्होंने कहा था कि देश काल पात्र के अनुसार जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कोई भी हैं, उन्हें अपनी रिसर्च भी तो करनी है। अभी जैसे मैं किसी का वैदिक मैच मेकिंग करता हूँ, नॉट मैच मेकिंग। मैच मेकिंग इज़ समथिंग कि आप किसी भी वेबसाइट में जाइए, गूगल में, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, अपने पार्टनर की डालिए, मैच मेकिंग करके आपके सारे पॉइंट्स बता देते हैं। एंड पीपल आर हैप्पी कि मेरे 36 में से 32 पॉइंट आ रहे हैं, तो आई एम हैप्पी। कंपैटिबल मैच। लेकिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि क्या लग्नेश आपस में शत्रु हैं? क्या सप्तमेश की शत्रुता है, या पंचमेश की शत्रुता हो गई तो रोमांस जीरो, या 12th हाउस की आपस में एक दूसरे से शत्रुता हो गई, देयर इज नो बैड प्लेजर्स। ये सारी चीज़ों का सम्मिश्रण होना किसी भी वैवाहिक लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि हमेशा बैड प्लेजर से या फैमिली बनाने से काम नहीं चलता रौनक। रोमांस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रोमांस तो बुढ़ापे तक चलता है, अंतिम समय तक चलता है। अब इन चीज़ों के ऊपर मैंने कुछ रिसर्च की है। जब भी मैं किसी का वैदिक मैच मेकिंग करता हूँ हुँ, हुँ। तो इन चीज़ों को भी ऐड करता हूँ, लेकिन अभी इसके ऊपर मैंने कोई पब्लिकेशन या बुक्स अभी ठीक है। तक नहीं दी हैं, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है कि मैं किताबें लिख सकूँ, कंटेंट बनाता हूँ। अभी कई स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने उन्हें ही कहा है कि भाई आप मेरे डाटा ले लो, आप ही अपने नाम पे प्रिंट कर लो, क्योंकि देखिए मुझे कोई नाम वाम नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो वो मार्केट में आनी चाहिए। तो नए तरीके अभी हमें उजागर करने पड़ेंगे। हमें उन पुराने तरीकों में जो पराशरी सिद्धांतों पे चल रहे हैं कि अष्टकूट में मिलान किया तो ये सही है और शादी हो सकती है, जी नहीं, इन्हें चेंज करना होगा। बल्कि कुछ ऐसी कुंडलियाँ भी आती हैं मेरे पास कि लव मैरिज लोगों को करनी है, शादी करनी है, और ज्योतिषियों ने मिलान किया है ठीक और है। सभी ज्योतिषियों ने ये कह दिया कि जी नहीं, ये मैच हो ही नहीं सकता, और मैच होगा तो किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। रौनक, अगर शादी नहीं हुई तो भी तो मृत्यु हो ही जाएगी दोनों की। प्यार में है दो लोग, शादी नहीं करेंगे तो भी तो मारे जाएंगे, कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना? और क्या वो उस पीड़ा से गुजर पाएंगे कि उनका पार्टनर किसी और के साथ शादी करने जा रहा है या किसी का और होने जा रहा है? नहीं, नहीं हो पाएगा। ऐसे लोगों के लिए भी सॉल्यूशन है, जिसमें कि एस्ट्रोलॉजी में आपका अष्टवर्ग और भिन्नाष्टक, इनको कंसिडर करते हुए वैदिक मैच मेकिंग जैसे होता है वैसे ही
शादी का जो मुहूर्त निकाला जाता है वो अष्टवर्गा एंड भिन्नाष्टक को मध्य नज़र रखते हुए निकाला जाता है, लेकिन ये जो समय, ये जो मुहूर्त है, ये कम से कम 30 से 40 घंटों का समय ले लेता है उस 32 मिनट के मुहूर्त को निकालने के लिए, और वो 32 मिनट ही डिसाइड करते हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में। तो ऐसी सर्विसेज भी आने वाले समय में लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है। अभी तक तो मैं ही एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो इस टाइप की सर्विसेज दे रहा हूँ, लेकिन वो भी बहुत कम। इसको हमने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट नहीं किया है, क्योंकि अगर लिस्ट करेंगे तो इतनी सर्विसेज आएंगी कि हम बाकी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है, देयर इज़ ए इन्वेंशन, और जो कि हमें करते रहना होगा। स्पोर्ट्स को लेकर आपका क्या विचार है, क्या देखते हैं आप, भारत का फ्यूचर कैसा है? क्योंकि जब भी बड़े खेल होते हैं जो ग्लोबल लेवल के होते हैं, ओलंपिक्स होता है, हम उतने मेडल्स नहीं जीत पाते हैं। यहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पोर्ट्स में उतना रुझान या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर या उतना एक्सपोजर नहीं है। सो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सॉफ्ट पावर है जो भारत को बहुत जल्दी वर्ल्ड लेवल पर लेकर आएगी, और जहाँ चाइना है हमारा पड़ोसी, वो इतना ज़्यादा मेडल्स जीतता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे देखते हैं आप? रौनक, ये जो क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके पास भी है, मेरे पास भी है। क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ। आप बताइए, आई थिंक हम ऑलमोस्ट एक ही एज के होंगे, 4-5-7 साल में बड़ा होगा। बचपन में इनफैक्ट मैं भी बॉक्सिंग करता था। घर वालों का बहुत बड़ा प्रेशर था कि भाई पढ़ो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। एब्सोल्युटली। घर वाले नहीं चाहते थे कि हम कोई स्पोर्ट्स में जाएं। यही पुश होता था कि भाई पढ़ोगे तो कुछ कर गुजरोगे। आज भी छोटे जो एरियाज़ हैं गांव के या शहरों में भी आज भी ऐसा ही रुझान है। ठीक है। स्पोर्ट्स के प्रति लोगों की यही सोच है कि नहीं, कंपटीशन बहुत बड़ा है, अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो कुछ कर जाओगे। तो ये सबसे बड़ा रुझान है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने आप को बदलना होगा कि अगर बच्चे उनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उन्हें स्पोर्ट्स में पुश किया जाए। एंड बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के बारे में मंगल का अधिपत्य बहुत ज़्यादा होता है कुंडली में। अगर कुंडली में 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, अगर 10th हाउस के साथ इफ़ दे आर इंटरकनेक्टेड, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य है वो स्पोर्ट्स से ही बनेगा। अब कौन से स्पोर्ट्स से बनेगा, इन हाउसेस से पता चल जाएगा। अगर वो वाटरी साइन के साथ कनेक्टेड होंगे तो कोई स्विमिंग के साथ कार्य करेगा। अगर वो वायु राशि के साथ कनेक्टेड होंगे तो क्रिकेट में, और क्रिकेट में भी क्या वो फुटबॉलर बनेगा या वॉलीबॉलर बनेगा। रौनक जी, कुंडली देख के पता चल जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस स्पोर्ट्स को कनेक्ट करेगा। हमें कुंडलियों से पहले ही पता चल जाता है। ठीक है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स यहाँ पे देश काल पात्र आ जाता है, बच्चों को पीछे खींचते हैं, डरे हुए होते हैं। ठीक है। कि अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाए तो क्या होगा। बाकी इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की CEO आकांक्षा श्रीवास्तव जी, शी इज़ ए ग्रेट एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आपको याद होगा अभी पीछे 2 वर्ल्ड कप हुए हैं जी। तो हर प्रेडिक्शन इज बैंग ऑन द अच्छा। स्पोर्ट्स। आपको याद होगा 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ था 50-50, करेक्ट। तो उसमें शी प्रेडिक्टेड कि ऑस्ट्रेलिया विल विन, एंड भारत ने लगातार सारे मैच जीते थे एंड टू एंड। 19 नवंबर फाइनल आ गया। यस, तो लास्ट का जो, बल्कि हमारे चैनल क्या में, याद दिला दिया सर आप? यस, तो हाँ, दर्द तो होता है, पीड़ा तो होती है। तो जब उन्होंने वीडियो दिया था हमारे चैनल पे ही दिया था, क्योंकि उनके आकांक्षा श्रीवास्तव में भी शायद लोग जानना चाहेंगे, तो वो वीडियो हमारे चैनल पे दिया होगा, टॉप लिस्ट में भी दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 2 दिन तो वो डिप्रेशन में चली गई थी, बिकॉज लोगों ने ट्रोलिंग की कि आप देशद्रोही हैं, आपको देश छोड़ देना चाहिए। देखिए इंडिया लगातार जीत रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जीतने के कोई चांसेस नहीं है, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दैट। लास्ट में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया। करेक्ट। अब जब 2020 हुआ 2024 अप्रैल में, शी प्रिडिक्टेड कि इंडिया विल विन, इंडिया जीत गया। तो मैं कभी चाहूँगा कि अगर इस टाइप के क्रिकेट के या स्पोर्ट्स के क्वेश्चन करने होंगे तो शी हैज़ अ ब्यूटीफुल कमांड। एंड आप IPL का बता सकती हूँ कौन जीतेगा? ये बिल्कुल बता सकती हैं, बहुत ज़बरदस्त कमांड है, बिकॉज इतना डीप रिसर्च कर चुकी हैं वो अंदर तक। ठीक है। क्योंकि अभी पीछे मैंने उन्हें कहा भी कि वीडियो दे दीजिए, बिकॉज कंपनी की CEO भी हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले 4-5 माह से उन्होंने वीडियो भी देने बंद कर दिए हैं, बिकॉज बहुत सारी उनको, हमारे बहुत सारे डिवीज़न भी हैं उनको देख रही हैं। तो अगर कभी आप चाहें तो डेफिनेटली IPL का वो, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर उन्होंने बता दिया तो वो टीम जीत जाएगी। चलिए, बेस्ट है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं तो इसको। आप सोचिए ना, 2 प्रेडिक्शन उनकी बैंग ऑन, और वो भी पूरा गणित उन्होंने कैलकुलेट किया था। ठीक है। लेकिन देखिए, जब ऐसे प्रेडिक्शन दी जाती है तो डरता हर व्यक्ति है, क्योंकि ट्रोलिंग बहुत होती है। सही बात। कोई नहीं चाहता कि अपना देश हारे। एब्सोल्युटली। सर, करियर एडवाइस हर व्यक्ति को चाहिए। जी। जॉब कैसे सही मिले, कैसे करियर अच्छा हो, तो इस पे
यूथ क्या करे, फैमिलीज क्या करें बच्चों को लेकर के? मार्केट में उतनी जॉब्स हैं नहीं, जी हाँ। सो इसको कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ मैं रौनक, क्योंकि हर एक व्यक्ति आज के समय में जब बच्चों की 12th की एजुकेशन होती है तो ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स ने कसम खा रखी है कि बच्चों को विदेश भेजना है एजुकेशन के लिए। देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव सीन मोर देन 5 लाख चार्ट्स। अब इतने सारे लोगों से रूबरू होना, मुझे मालूम है कई लोग को पूछेंगे कि इतनी कम उम्र में 5 लाख कुंडलियाँ कैसे, बिकॉज आई यूज़ टू गिव फ्री कंसल्टेशन टिल 2020। एक दिन में 200 चार्ट भी देखे हैं मैंने सुबह से शाम तक। आप देख लीजिए, टोटल कर लीजिए। आज का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 12th जैसे ही ख़त्म होती है पेरेंट्स विदेशों में लोन लेके बच्चों को भेजना शुरू कर रहे हैं। हमारे देश में एक शब्द है ना, जुगाड़, ये हमारे देश में ही चल सकता है। जो हमारे देश की हमारे जो बच्चे हैं, आज भी जब कुछ बड़ा करना हो, आप देखिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं दुनिया के, या बड़ी बड़ी पोजीशन पे, नासा में वैज्ञानिकों को देख लीजिए, गूगल के सीईओ को देख लीजिए, भारतीय तो हैं सभी, कहाँ से निकले हैं? पहले तो लोगों तो ये समझना होगा कि हमारे जो रूट्स हैं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं बाहर की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतर है। समझते नहीं है, बिकॉज लोगों को एक ठप्पा चाहिए कि बाहर का ठप्पा लेके बच्चे आए हैं, और बच्चे वो वापस आते भी नहीं हैं। और दूसरी बात है, बच्चे अगर कोई करियर अपना चूज़ करना चाहते हैं तो पेरेंट्स उनके ऊपर उनको डोमिनेट कर देते हैं कि नहीं, इस करियर में आपका भविष्य अच्छा नहीं बनेगा, आप इसको नहीं, आप इसको चुन लीजिए। सबसे बड़ी ये समस्या ये है। बट मैं आ जाता हूँ अभी एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में। ठीक है। क्योंकि ज्योतिष में जो आपकी कुंडली का 2nd हाउस है, वो बताता है आपकी एजुकेशन 5th क्लास तक की, कि 5वीं क्लास तक बच्चे की एजुकेशन कैसी रहेगी। एंड जो आपका 4th हाउस है, उससे पता चलता है आपकी एजुकेशन 10th क्लास तक की। और जो कुंडली का 5th हाउस है, उससे पता चलता है कि आपकी 12th क्लास में कौन सी एजुकेशन होगी, एंड आप किस प्रोफेशन को चूज़ करेंगे। ये शायद बहुत कम ज्योतिषियों को पता है, इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हुई है। तो जैसे मेरे पास कोई पेरेंट्स आते हैं बच्चों के करियर के लिए, या करियर का चुनाव करने के लिए बच्चा किस लाइन में जाए, तो हम पंचम घर के ऊपर गणना करते हैं, पहले ही कर देते हैं। और जब हम बताते हैं कि आपके बच्चे का रुझाव इस तरफ है, 100% केसेस में पेरेंट्स कई बार स्माइल दे देते हैं कि हमारा बच्चा भी यही बात कर रहा था प्रशांत कपूर जी, जो आपने बात कही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, डाटा कहीं ना कहीं मैच हो रहा है ना आपस में। तो कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अगर बच्चों के भविष्य के बारे में अगर वो ज्योतिष को फॉलो करते हैं, तो किसी अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास, जिसे एजुकेशन को 5th हाउस से कैसे इंटरकनेक्ट करना है, उनसे एक बार रीवैलिडेट जरूर करवाएं। ठीक है। ताकि बच्चे की राय उस राय के साथ इंटरकनेक्ट हो सके। ठीक है। क्योंकि फोकस एक ही रहेगा तो वो बच्चे, अगर डाउनफॉल भी छोटा मोटा होता है, लेकिन अपने गोल को अचीव कर सकेंगे। ठीक है। लेकिन आप फोकस ही भटकाते चले जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे रौनक, आप सोचिए। स्टॉक मार्केट पे बताइए सर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, स्टॉक मार्केट में अभी 15 मई ये जो समय आने वाला है, देवगुरु बृहस्पति अभी मिथुन राशि में मूव करेंगे, एंड उसके बाद अति जारी गति पे होंगे। ये 2025 का जो वर्ष है, ये ऐसा वर्ष रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ, मिथुन एंड कर्क राशि, तीनों राशियों में ट्रांजिट करेंगे। ये समय ज्योतिषियों को भी याद रहेगा, भविष्य में लोगों को भी। अतिचारी स्थिति गुरु की 2025 में होना, ये बहुत कुछ कहती है कि कोई एक व्यक्ति आएगा जो स्टॉक मार्केट से सारा पैसा खींच के ले जाएगा। किसी दिन पता चलेगा कि निफ्टी 5% बढ़ गया, किसी दिन पता चलेगा नेक्स्ट डे निफ्टी 4% फॉल कर गया। आज निफ्टी फिर भी थोड़ा सा उठा है, 4 दिनों से बढ़ रहा है, जब से न्यूज़ आई है कि ट्रंप ने टैरिफ इंडिया के लिए सिर्फ 10% ही कर दिया है, चाइना के लिए 100 से ऊपर चला गया है। अब देखिए, ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, 17 के बाद फिर निफ्टी फॉल करना शुरू कर जाएगा। जितना बड़ा था धीरे धीरे उतना नीचे आना शुरू होगा। 15 मई तक फिर नीचे आएगा। 15 मई के बाद फिर निफ्टी, जैसे ही शनि देव जी की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति से हटेगी, मिथुन पे जैसे ही गुरु जाएंगे, तब निफ्टी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन ये जो 2025 का वर्ष है, जितने भी लोग, मैं मैसेज देना चाहूँगा उन लोगों को जो FNO इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, संभल के रहें, वरना ऐसी हालत आ जाएगी कि सब कुछ खो जाएंगे लोग, सब कुछ खो देंगे। तो ये वर्ष 2025 का
उन लोगों के लिए नहीं है जो एफएनओ करते हैं, इंट्राडे करते हैं, सोच समझ के निर्णय लेने होंगे। उन्हें लगेगा कि कल मार्केट इस तरह से मूव करेगी, पता चलेगा रात को कुछ ऐसी युद्ध की स्थिति, ऐसी कोई खबर आ गई और नेक्स्ट डे मार्केट फॉल कर गई। इस वर्ष में 2 लोअर सर्किट लगने के भी योग बने हैं और लगेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस यही कहते हैं। रही बात उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ते जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है कि अगर मार्केट करेक्ट हुई है तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कुछ ऐड ऑन करना शुरू कर दें। एंड निफ्टी की सपोर्ट 2025 में 16,200 तक दिखाई दे रही है मुझे। अब व्यूअर्स समझ गए होंगे कि मैं 16,200 की सपोर्ट कह रहा हूँ निफ्टी की, तो उसका मतलब क्या बनता है। यहाँ तक फॉल होने के चांसेस बने हुए हैं। मैं ऐसे कुछ परमानेंट पूरे वर्ष का डाटा तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हर माह मैं माह की अंतिम जो 3-4 तारीखें होती हैं उनमें रिसर्च करता हूँ। हर माह की अंतिम तारीख 30-31 कोई भी हो, उसमें मेरे वीडियोस आते हैं हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में, 3 लाइव वीडियोस, वो भी सिर्फ मेंबर्स के लिए जिन्होंने मेंबरशिप ली है। तो उन्हें हर माह का डाटा दे दिया जाता है, निफ्टी का टारगेट दे दिया जाता है, गोल्ड का भी सिल्वर का भी, कि किस माह में कितना रहेगा। तो अभी तक जो मेरी रिसर्च है ये माह के ऊपर बेस्ड है कि मंथ वाइज ही मैं प्रेडिक्शन दे पा रहा हूँ। अभी तक ऐसी सटीक प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा कि 2026 में निफ्टी कहाँ स्टैंड करेगा। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी अगर किसी को सीखना है, पढ़ना है, स्टडी करना है, बेस्ट तरीका क्या है? एक छोटी सी किताब है फल दीपिका ले ली जाए मार्केट से। फल दीपिका बहुत सारे राइटर्स द्वारा लिखी गई है, किसी भी राइटर की ले लीजिए। फल दीपिका अगर आपने कम से कम 10 बार पढ़ ली तो ये मान के चलूँगा कि आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं बन जाएंगे कि आप सब कुछ ही सीख जाएंगे, क्योंकि कई बार मुझे भी लोग कहते हैं कि कई बार क्वेश्चन होते हैं मुझसे भी लोगों के कि रौनक जी, कई बार पूछते हैं मुझे मेरे मित्र या नोन कि प्रशांत कपूर जी आप आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग देना चाहते हैं ज्योतिष में खुद को। अब देखिए, मैं आज 45 वर्ष का हूँ। 8 वर्ष की आयु से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था। 12 वर्ष की आयु में मैंने ऑलमोस्ट सारी स्टडी कंप्लीट कर ली थी। 5 लाख कुंडलियाँ देखने का एक्सपीरियंस है। तो मेरा लोगों को यही आंसर होता है कि नहीं, 10 से तो रेटिंग नहीं करूँगा, लेकिन 100 से रेटिंग करूँगा, वो भी 1 दूंगा मैं खुद को। अब देखिए, 100 में से मैं सिर्फ 1 देता हूँ आज भी मैं खुद को। ये 99 का जो आंकड़ा है इस उम्र में पूरा नहीं होगा, जिंदगियां लग जाएंगी इसको पूरा करने में। ज़्यादा रेटिंग किसको देते हैं आप? कोई है आपके किसी ऐसी व्यक्ति को, किसी ऐसी पर्सनैलिटी को? नहीं, देखिए, ज्योतिष में तो ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं मेरे नज़र में जिसे मैं 1 से ज़्यादा रेटिंग दे सकूं, क्योंकि या तो ऐसा नहीं कि मेरे से विद्वान नहीं है, मेरे से ज़्यादा विद्वान होंगे रौनक, ठीक है, मेरे से भी इंटेलिजेंट होंगे ज्योतिष में, लेकिन उनके बारे में जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मेरी आदत है, मैं कभी यूट्यूब नहीं देखता। अगर मुझे मूवीज़ देखनी होती है तो मैं इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देखता हूँ और सीरियल्स नहीं देखता और न्यूज़ पढ़ता हूँ। तो या तो आपको ये पता हो कि मार्केट में और कौन से एस्ट्रोलॉजर्स हैं। जब मेरा कंपटीशन ही मेरा खुद के साथ है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छे ज्योतिषी हैं। बट डैम श्योर बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी हैं हमारे भारत में जो कि मुझसे भी अच्छी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, डेफिनेटली वो मुझसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही थी 1993 में, और वो मुझे आज भी बात याद है। उन्होंने कहा था कि बेटे, आप कितने भी अच्छे ज्योतिषी क्यों ना बन जाए, हो सकता है कि आप बहुत अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस ना भी दे सकें, आपकी प्रेडिक्शन बहुत एक्यूरेसी ना रहे, कहीं ना कहीं चूक खा जाएं, लेकिन आप एक अच्छे डॉक्टर जरूर बनो। एक ऐसा डॉक्टर जो नुक्कड़ में जो हकीम और वैद्य बैठे रहते हैं, ऐसा वैद्य जो अगर सूखी, जो पुड़िया में सूखी दवाई भी किसी को दे दे, खुली दवाई भी, तो जो कोई दवाई खाए तो वो दवाई कार्य करनी चाहिए, वो दर्द चला जाना चाहिए। तो ऐसे वाले डॉक्टर जरूर बनना आप। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ या मेरी 100% एक्यूरेसी रहती है प्रेडिक्शन में। ये बात अलग है, जब कुंडली की गणना करता हूँ तो ऑलमोस्ट 100 के आसपास रहती है, जब टाइम सही रहता है, बर्थ टाइम लोगों का। लेकिन जो मेरे सॉल्यूशंस होते हैं, जो मैं रावण शास्त्र, पराशर, होरा शास्त्र, इन शास्त्रों को फॉलो करता हूँ, तो रौनक जो उपाय होते हैं बहुत ही सटीक होते हैं, सभी लोगों के काम बन जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा। रौनक, हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में अभी मैंने एजुकेशन लेक्चर्स देने शुरू किए हैं, और
जून 2025 से ठीक है। मैं इंटरेक्टिव पैनल पे कम से कम 4 से 6 घंटों के लगातार लेक्चर देने वाला हूँ। ठीक है। एंड दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। एक्चुअली क्या है, हमारी ज्योतिष लॉबी में क्या है कि जो थोड़ा सा सीख जाता है या कुछ सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं तो लोग अपने कोर्सेज वीडियो रिकॉर्डिंग सेट बना के बेचना शुरू करते हैं। ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा। मेरा जितना भी ज्ञान है मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा सबको, अनपेड। तो अगर कोई ज्योतिष सीखना चाहता है, जिसमें मैं मंडेन भी शुरू करने वाला हूँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी क्लासेस, करियर, प्रोफेशन, हर तरह का ज्योतिष अब मैं लाइव लेक्चर देने शुरू करूँगा। और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल, रिसर्च लेवल तक केस स्टडीज़ के साथ। सबसे बड़ी समस्या है, लोग किताबें तो पढ़ते हैं ज्योतिष की, ज्योतिषियों से कोर्सेज भी ले लेते हैं, लर्निंग भी हो जाती है, 3-4 साल के एजुकेशन भी ले ली जाती है, लेकिन समस्या आती है कुंडली कैसे देखें। ठीक है। हर व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि भाई ये पंचम घर में ये प्लैनेट है, ये डिग्री है, इसकी प्रेडिक्शन कैसे दें। रौनक, ये रिसर्च कोई सिखाना ही नहीं चाहता कि आखिर प्रिडिक्ट कैसे किया जाए। तो वो प्रिडिक्शंस का पार्ट भी मैं लाइव सिखाना चाहूँगा लोगों को, और ये शुरू करने जा रहा हूँ मैं जून 2025 से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रशांत सर, आप आए टीआरपी पे, बहुत सारी बातें हुई दोस्तों, बहुत कुछ सीखने लायक है और आपकी बहुत सारे कन्फ्यूजन को क्लियर भी करेगा ये पॉडकास्ट। तो इसे अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद।